स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। And welcome to Study IQ. I am your friend Rahul Saigaonkar. Let's continue our discussion of Study IQ Publications Science and Technology book. आप जानते हैं कि इस कॉम्प्रिहेंसिव बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जहां पे हम लोगों ने सेल से जुड़ी हुई डिस्कशन की। इनफैक्ट जो पहला चैप्टर था उसी को हम लोगों ने मल्टीपल सब टॉपिक्स में डिस्कशन किया था, आपको याद होगा। पहले हम लोगों ने सेल के बारे में जाना, फिर यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कशन की। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल एंड ऑल्सो अबाउट सेल डिविजन। आज हम लोग हमारा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जहां पे हमारी डिस्कशन होने वाली है बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और अगेन हम लोग इस चैप्टर को भी सब टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस सीरीज में आई हैव डिसाइडेड दैट विल कीप इट शॉर्ट क्लासेस, अराउंड 20 to 40 मिनट्स का क्लास होगा एक एक। तो नाउ यू डू अंडरस्टैंड कि हमारा जब लंबा क्लास चलता है, क्लासरूम होता है, तो वहाँ पे 3 घंटे का क्लास होता है, तो ये सारे टॉपिक्स एक क्लास में कवर हो जाते हैं। बट सिंस इट इज अ यूट्यूब सीरीज, सो वी हैव डिसाइडेड टू कीप इट एज अराउंड एन एवरेज 30 मिनट्स पर लेक्चर। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग एक सब टॉपिक भी कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे बायोमॉलिक्यूल्स को, और हम लोग समझेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अब हम लोगों ने सेल को समझा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी बायोमॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को बायोमॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। यानी कि आप जानते हो आपको खाना चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको गैसेस चाहिए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म होना है। सी फॉर एग्जाम्पल अब ह्यूमन बॉडी, जैसे अभी मैं क्लास लेने आया हूं, तो क्लास लेने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो एनर्जी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे खाना खाना पड़ेगा, मुझे पानी पीना पड़ेगा। सो आई जस्ट हैड फूड, जैसे क्लास से पहले मैंने खाना खाया। क्या खाना खाया? जैसे मैंने रोटी खाई, सब्जी खाई, आई हैड राइस, दाल। ठीक है, तो मैंने क्या क्या कंज्यूम किया। मैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द बायोमॉलिक्यूल्स दैट आई कंज्यूम्ड। मैंने खाया कार्बोहाइड्रेट, मैंने खाया प्रोटीन भी। अब आप सोचोगे सर प्रोटीन कहाँ था? दाल में प्रोटीन होता है ना, दाल हैज प्रोटीन्स। मैंने लिपिड्स भी खाए, यानी कि फैट भी कंज्यूम किया। क्यों? खाना जो बना था, जो रोटी बनी थी उसके ऊपर तेल लगा हुआ था, सब्जी जो बनी थी उसके अंदर तेल डाला हुआ था, दाल जो बनी हुई थी उसके अंदर तेल डाला हुआ था। सो आई हैड कार्बोहाइड्रेट्स, आई हैड फैट्स, आई हैड प्रोटीन्स, ऑल थ्री। तो बायोमॉलिक्यूल्स में लार्जली हम लोग जब भी बात करते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स के पास जाता है। लेकिन मैं आपको पूरा क्लासिफिकेशन समझा दूंगा कि हमारे बॉडी में कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। इन जनरल बायोमॉलिक्यूल वो होता है, वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट होता है और वो हमारी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। अब मेटाबॉलिज्म मतलब आप जानते हो कि हमें जिंदा रहने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जरूरत पड़ती है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पानी चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, है ना। सो दीज आर नथिंग बट योर बायोमॉलिक्यूल्स, एंड दीज बायोमॉलिक्यूल्स आर लार्जली मेड अप ऑफ योर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन। बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बने हुए होते हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी को आइडिया आ गई है बायोमॉलिक्यूल्स की। अब सबसे पहली चीज समझते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हमें ह्यूमन बॉडी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा जरूरी डिस्कशन करने की जरूरत है। शायद कुछ ऑर्गेनिजम्स में कम मॉलिक्यूल्स लगेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म में ज्यादा मॉलिक्यूल लगेंगे। इनफैक्ट ह्यूमंस आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हमें बायोमॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। तो हमारे बॉडी में कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं एट अ ब्रॉडर लेवल? जब भी हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स की कैटेगराइजेशन करते हैं ब्रॉड लेवल पे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक करके हम लोग कैटेगराइज करते हैं। अब ऑर्गेनिक क्या होता है? बेसिक केमिस्ट्री जब हम लोग समझेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा। ऑर्गेनिक मतलब वो कंपाउंड्स होते हैं विच आर बेसिकली कार्बन बेस्ड, है ना, जिनके अंदर कार्बन होता है। मैं बहुत ही जनरल कैटेगराइजेशन बता रहा हूं, इसकी निटिग्रिटीज को भी हम लोग आगे जाके समझेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब विच आर बेसिकली कार्बन बेस्ड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब नॉन कार्बन बेस्ड, राइट। अ वेरी सिंपल कैटेगराइजेशन इज कार्बन बेस्ड एंड नॉन कार्बन बेस्ड, करेक्ट। अब ऑर्गेनिक के अंदर हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में कुछ बायोमॉलिक्यूल्स लगते हैं और कुछ बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं। उन्हें हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, है ना। ये मैक्रो, आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है बट मैं पूरा का पूरा पढ़ के आपको समझा देता हूं। मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। अब मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में हमारे बॉडी के अंदर, जो मैंने बोला अभी भी मैं खाना खा के आया था, क्या खाया मैंने? कार्बोहाइड्रेट्स मैंने खाए, प्रोटीन्स मैंने खाए, लिपिड्स मैंने खाए। लिपिड्स बेसिकली फैट्स। इसके अलावा हमारी बॉडी में एक और मैक्रोमॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, वो है न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड मेरा बॉडी बना भी लेता है, एंड यू डू अंडरस्टैंड हम लोग बहुत सारा कंज्यूम भी करते हैं कि नहीं?
तो जब भी हम लोग कोई चीज खा रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई भी सेल भी होगा तो उसके अंदर भी तो न्यूक्लिक एसिड होगा ना, राइट? ठीक है, तो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। इनफैक्ट हम लोग इस बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 इन चीजों को स्टडी करने वाले हैं इन डिटेल। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स है जो बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं, बहुत ही कम मात्रा में, प्रोबेबली इन द रेंज ऑफ मिलीग्राम टू माइक्रोग्राम, बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं। जैसे ये हमारे डाइट का भाग होना चाहिए। आप सभी को पता है ना कि जब भी हम लोग बैलेंस डाइट की बात करते हैं, एट द एंड ऑफ डिस्कशन वी विल आल्सो टॉक अबाउट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो होता है जिसके अंदर सारी चीजें हों, ठीक है। अब जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स है उसके अंदर प्रिडोमिनेटली हमारे विटामिन आते हैं, राइट? विटामिन, तो विटामिन हमारी बॉडी उन्हें बना नहीं पाती है, माई बॉडी कैनॉट मेक इट और माई बॉडी कैनॉट प्रोड्यूस इट, तो मुझे अपने डाइट में खाना पड़ता है, एक्सटर्नली उसे कंज्यूम करना पड़ता है। तो उससे अब ऑल्दो विटामिन बहुत कम मात्रा में लगते हैं, लेकिन अगर मेरी बॉडी में नहीं है तो मेरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो विटामिन डेफिशिएंसी के डिसीजेस मुझे हो सकते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक साइड पे अगर बात करूं तो इनऑर्गेनिक साइड पे यू हैव सम मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, हम इनके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इनका कोई सेपरेट चैप्टर नहीं होने वाला है, बारिंग मिनरल्स, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में ऑफ कोर्स पानी की तो हमें जरूरत पड़ती है, गैसेस की जरूरत पड़ती है, प्रेडोमिनेटली वी नीड ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं, मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट है। तो ये दोनों की तो मैं डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि बेसिक आइडिया है ना, तो आपको पता ही है। लेकिन इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में बहुत ही माइक्रो लेवल पे मुझे जरूरत पड़ती है कुछ मिनरल्स की, कुछ ट्रेस एलिमेंट्स की, जैसे कि मुझे आयरन की जरूरत पड़ती है, मुझे सेलेनियम की जरूरत पड़ती है, क्रोमियम की जरूरत पड़ती है, आयोडीन की जरूरत पड़ती है ना, फ्लोरीन की जरूरत पड़ती है दांतों के लिए। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो 1 बाय 1 मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन बताऊंगा। इस चैप्टर के अंदर हम लोग आज कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करेंगे, अगले चैप्टर्स में प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन एंड ट्रेस एलिमेंट्स को हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करने के लिए। जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर्स, करेक्ट? कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली इक्वल टू शुगर, है ना। तो कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्या केवल चीनी होता है? नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग जब कहते हैं बेसिक आइडिया इज ग्लूकोज। अब चीनी में भी आपको ग्लूकोज मिलेगा और आपके खाने में भी आपको ग्लूकोज मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर एक कार्बोहाइड्रेट पूरा मीठा ही होता है, ये आपको समझना है। तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि केवल चीनी नहीं है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली शुगर मॉलिक्यूल्स। व्हेन आई से शुगर मॉलिक्यूल्स, द बेसिक मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज। केवल ग्लूकोज नहीं है, अलग अलग सैकेराइड मॉलिक्यूल्स भी आपको मिल जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता क्या है? अगेन जैसे मैंने आपको बोला, बायोमोलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट? दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत ही एसेंशियल बायोमोलिक्यूल है। क्यों? कार्बोहाइड्रेट्स के बिना मुझे एनर्जी नहीं मिलेगा। अब जब मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले डाइजेशन जब होता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ही तो ब्रेक होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आर इजी टू ब्रेक, नेक्स्ट कम्स प्रोटीन्स, फैट्स। तो प्रोटीन्स और फैट्स थोड़ा सा टफ होते हैं ब्रेक करने के लिए। तो जल्दी अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो कहते हैं ना, अब जैसे घरों में आपने देखा होगा वीकनेस हो रही है तो जल्दी से बेटा थोड़ा सा पानी में चीनी मिला के पी लेना, है ना। क्यों? क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी आपको, या ठीक है, या फिर पानी में ग्लूकोज मिला के पी लेना, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो जल्दी से ब्रेक डाउन होते हैं। किसमें ब्रेक डाउन होंगे? उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट में, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज इमीडिएटली मेरी बॉडी में इस्तेमाल होगा। अब जो एक्सेस ग्लूकोज होता है या फिर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मेरी बॉडी में स्टोर भी होते हैं। कैसे होते हैं इसको हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इसके अलग अलग तरह के प्रकार क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसके ऊपर सवाल आ चुके हैं। जैसे एमसीक्यू में कई बार आपने देखा होगा कि पॉलीसैकेराइड्स जो है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है, उनके ऊपर कई बार सवाल आ चुके हैं। जैसे स्टार्च क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है, या फिर ग्लाइकोजन क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, अलग अलग तरह के सैकेराइड्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया टेक्निकल टर्म है सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू, जैसे मैंने बोला, शुगर्स। अब शुगर्स का टेक्निकल टर्म है सैकेराइड्स, सैकेराइड्स, ओके। तो ये जो सैकेराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं किससे बने हुए हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? बेसिकली C6H12O6, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपको प्रेडोमिनेंटली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, मेन इंग्रेडिएंट्स।
C6H12O6 ये बेसिक फॉर्मूला है आपका ग्लूकोज का। इनफैक्ट जो टर्म है ना कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये फ्रेंच टर्म से डिराइव्ड है, हाइड्रेट द कार्बन, इसका मतलब है कार्बन इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो वाटर्ड कार्बन भी हम लोग कह सकते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला जो है दैट इज CnH2ON, ठीक है, CnH2ON, ठीक है। तो सारे के सारे जो सैकराइड्स हैं हमारे, उनका जनरल फॉर्मूला यही है, बारिंग बेसिकली वन पर्टिकुलर सैकराइड जो हमारे डीएनए में मिलता है। हमारा जो डीएनए में मिलता है वो होता है डिऑक्सीराइबोज शुगर। डीएनए के अंदर ना डिऑक्सीराइबोज शुगर मिलता है, और उसके लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक्स्ट्रा आपको बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा, ठीक है। समझना है इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस कॉमन फॉर्मूला मे नॉट अप्लाई ओनली टू डिऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग किस तरह कैटेगराइज करते हैं। जैसे व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज। पहला है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल मतलब जो बहुत ही इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सिंपल मतलब इनका स्ट्रक्चर भी ज्यादा लंबा नहीं है। जैसे आपको समझना है, कार्बोहाइड्रेट को आप समझ सकते हो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में, कार्बोहाइड्रेट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉलीमर चेन, a polymer chain of saccharides, पॉलीमर चेन ऑफ सैकराइड्स, इसको आप समझ सकते हो, है ना। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, बहुत लंबा चेन नहीं होता है, दे आर इजी टू ब्रेक एंड इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू ब्रेक होते हैं और इजी टू डाइजेस्ट भी होते हैं। वहीं पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। यहां पे बहुत ही लंबा चेन आपको मिलेगा शुगर मॉलिक्यूल्स का या फिर सैकराइड्स का, ठीक है। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या मिलते हैं, आई गेट मोनोसैकेराइड, जहां पे केवल वन ग्लूकोज या फिर वन बेसिक सैकेराइड आपको मिलेगा। कई बार आपको डाइसैकेराइड मिलेंगे। डाइसैकेराइड मतलब दो बेसिक शुगर मॉलिक्यूल्स या फिर सैकेराइड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स जनरली 2 to 10 आपको सैकेराइड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जनरली। अगर कोई मुझसे कहेगा सर डाइसैकेराइड्स की जरूरत है क्या, नहीं है, ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर ही इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। क्यों, देयर कैन बी ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड्स। क्यों, ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर आपको डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, राइट, ये चीजें आपको मिल जाएंगी। बट ओलिगोसैकेराइड मतलब एक छोटा सा चेन है शुगर मॉलिक्यूल्स का। वहीं पे कॉम्प्लेक्स जो शुगर्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। नाउ पॉलीसैकेराइड्स दे कम इन 3 मेजर कैटेगरीज। वन इज स्टार्च, सुना होगा आपने स्टार्च, अनदर वन इज ग्लाइकोजन, थर्ड वन इज सेलुलोज। तो हम लोग इन तीनों को समझेंगे एट लेंथ, ठीक है। अब सबसे पहले मोनोसैकेराइड बड़ा ही सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। अब सभी को लगता है कि सैकेराइड का मतलब होता है केवल और केवल जिसके अंदर मिनिमम 6 कार्बन एटम है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मोनोसैकेराइड्स के भी अलग अलग आपको प्रकार मिल सकते हैं। अ मोनोसैकेराइड कैन बी अ ट्रायोस, इसके अंदर 3 कार्बन होंगे, या फिर आपको मिलेगा टेट्रोस जिसके अंदर 4 कार्बन होंगे। कई बार आपको पेंटोस भी मिल जाएंगे, पेंटोस के अंदर 5 कार्बन होते हैं। और हमारा जो ग्लूकोज है दिस इज एक्चुअली अ हेक्सोस मतलब जिसके अंदर 6 कार्बन एटम्स है, यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन है, C6H12O6। सो मोनोसैकेराइड्स कैन बी अ ट्रायोस आल्सो, टेट्रोस आल्सो, पेंटोस आल्सो और अ हेक्सोस, ठीक है। तो जनरली जब भी हम लोग बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की या फिर सैकेराइड्स की, तो सबसे कॉमन हेक्सोस की हम लोग बात करते हैं। द कॉमन हेक्सोसेस आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो ये तीनों बेसिक मोनोसैकेराइड्स हैं, और इनका जनरल फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, C6H12O6 या फिर CnH2ON। इसके अंदर N नहीं होगा, देयर विल बी 6 बेसिकली, व्हाटएवर इज द नंबर ऑफ 6 उसी हिसाब से H और O आपको कैटेगराइजेशन मिल जाएगी। सिंपलेस्ट शुगर है, इजी टू ब्रेक है। एग्जांपल्स आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लिसरोस, राइबोज इज आल्सो पेंटोज शुगर, अगेन इट इज अ मोनोसैकेराइड ओनली। जैसे डिऑक्सीराइबोज, आई डिड शो यू दैट फॉर द डिऑक्सीराइबोज द फॉर्मूला मे नॉट अप्लाई बिकॉज स्ट्रक्चर इज अ लिटिल डिफरेंट, ठीक है। इसके अलावा आई कैन फाइंड डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड के अंदर एक ही शुगर मॉलिक्यूल है, ओनली 1 सैकेराइड। डाइसैकेराइड के अंदर 2 होंगे। कैसे होंगे,
दोनों को लिंक होना पड़ना, दोनों का लिंक होना चाहिए। सर कौन सा लिंक है? उस लिंकेज को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहां पे लिखा हुआ है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसका मतलब क्या है? एक शुगर मॉलिक्यूल एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्टेड है दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के साथ। ये भी बड़े आसान होते हैं ब्रेक होने के लिए। सर कैसे ब्रेक होंगे? हाइड्रोलाइसिस से। अगर आप पानी में मिला दो तो ब्रेक हो जाएंगे, हाइड्रोलाइज हो जाएंगे जल्दी से। दे अंडरगो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन वेरी इजीली। दे डिसॉल्व इन वाटर, ब्रेक इन वाटर। ठीक है। अब इसके अंदर एग्जांपल्स क्या मिलेंगे? सुक्रोज। सुक्रोज के अंदर दो शुगर्स हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लैक्टोस, लैक्टोस आपको दूध के अंदर मिलता है, उसके अंदर है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। माल्टोज भी आपको दूध के अंदर मिलता है। इट इज अ कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टुगेदर आर कॉल्ड माल्टोस। सुक्रोज आपको मिलता है, सुक्रोज आपको मिलता है जनरली शुगर केन के अंदर, तो दीज आर डाइसैकेराइड्स। तो इससे ऊपर वाला जो वेरिएंट होगा वो होगा ओलिगोसैकेराइड। जैसे मैंने आपको बताया ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड का एक पॉलीमर लिंक होगा। यानी कि यहां पे ग्लूकोज 1 लिंक टू ग्लूकोज 2 लिंक टू ग्लूकोज 3 लिंक टू ग्लूकोज 4, इट कैन कंटिन्यू टिल 10 अप्रोक्सीमेटली। इसको ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। अब इसके अंदर एग्जांपल मैं वही दे सकता हूं ना, सुक्रोस हो गया, लैक्टोस हो गया, माल्टोस हो गया, आपका रैफिनोस हो गया, आपका स्टैचियोस हो गया, बहुत सारे ओलिगोसैकेराइड्स के भी एग्जांपल मिलेंगे। ये भी काफी आसानी से हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक हो जाएंगे। दीज थिंग्स आर easy to break. Why? Because they undergo hydrolysis very easily. इसीलिए ज्यादा मात्रा में जिसके अंदर आपके मोनोसैकेराइड्स होंगे, डाइसैकेराइड्स होंगे, ओलिगोसैकेराइड्स होंगे, वो आपकी बॉडी में जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इसीलिए जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपने समझ लो फल खा लिया, उसके अंदर फ्रक्टोज ज्यादा मिलता है, तो आपने देखा कि फल खाने के बाद यार बड़ी जल्दी भूख लग जाती है। क्यों? क्योंकि इजी टू डाइजेस्ट है, जल्दी से ब्रेक हो गया, जल्दी से डाइजेस्ट हो गया, फिर बाद में लगता है कि भूख लगी है मुझे फिर से, है ना? So I hope you get the idea. That is why we tend to consume complex carbohydrates also. तो हमें mixture of simple saccharides यानी कि simple saccharides, simple sugars जो है, simple carbohydrates के साथ साथ हमें complex carbohydrates भी consume करने की जरूरत पड़ती है। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या आते हैं? चलते हैं पॉलीसैकेराइड्स पे। इसलिए मैंने बोला हमें दोनों भी कंज्यूम करना पड़ता है खाने में। अब पॉलीसैकेराइड में सर हम लोग कौन सा कंज्यूम करते हैं, कौन सा नहीं करते, ये भी समझने की जरूरत है ना। अभी तक आपको समझ में आ गया पॉलीसैकेराइड मतलब क्या है? पॉलीसैकेराइड एक बहुत ही लंबा चेन है ऑफ बेसिक मोनोसैकेराइड, बहुत ही लंबा चेन। कई बार मतलब बेसिकली 20 से ज्यादा, कई बार आपको 1000, 10,000 के आसपास भी नंबर चलेगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलीमर लिंकेज ऑफ सैकेराइड्स। बॉन्ड हाउ? हर एक ग्लूकोज के बीच में आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहेगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उन्हें हम लोग पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सबसे पहले मेरे बॉडी में ब्रेक होना है। ब्रेक होने के बाद फिर से वही प्रोसेस रन होगा ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बोहाइड्रेट्स है, एट द बेस लेवल वो ग्लूकोज है, तो उसको तो मेरे बॉडी को डाइजेस्ट करना है, हजम कर देना है। अब ग्लूकोज क्या होता है? मैं जैसे खाना खाऊंगा, ग्लूकोज मेरे ब्लड के अंदर चला जाएगा, तो ब्लड शुगर बढ़ेगा, तो मेरा मेटाबॉलिज्म चलेगा, हर एक सेल तक ग्लूकोज पहुंच जाएगा, वो एटीपी करके कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लूकोज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी दे गो थ्रू सेम प्रोसेस। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अगर है, तो अगर वो मेरी बॉडी में डाइजेस्ट हो पा रहे हैं तो मैं ब्रेक करूंगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में चले जाएंगे और उसके बाद फिर एनर्जी देंगे। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के होते हैं? तो हम लोग समझेंगे 3 तरह के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को। सबसे पहले स्टार्च के बारे में जानते हैं। देयर आर 3: स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर है, आपको समझना है कि थोड़ा सा अंतर है तीनों में। मैं आपको समझा देता हूं इनके स्ट्रक्चर को, मैं थोड़ा सा देर में आपको बता दूंगा, बट पहले अंडरस्टैंड करते हैं स्टार्च। अब स्टार्च आपने देखा होगा, बहुत ही कॉमन लिंगों में हम क्या जानते हैं इसको, जैसे चावल जो होता है, चावल का जो गंजी निकलता है उसको भी हम लोग स्टार्च ही बोलते हैं ना। थोड़ा सा जली गंजी की तरह होता है। कहते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो स्टार्च क्या है? सबसे पहले नोट करना है, इट इज अ ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड। ब्रांच का मतलब क्या है? केवल एक लाइन में नहीं है। ठीक है, जो आपकी ग्लूकोज की लिंकेज है उसकी ब्रांचेस भी हो सकती हैं। इनफैक्ट यू विल फाइंड मेनी टाइम्स हेलिकल ब्रांचेस।
हेलिकल ब्रांचेस आपको मिलते हैं। लेकिन आपको समझना है स्टार्च जो है इसके अंदर देयर इज ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज ग्लूकोज। लेकिन जो ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन बना है या फिर जो सब यूनिट बना है वो आपको स्टार्च के अंदर दो तरह के मिलते हैं। जैसे जैसे समझ लो एक्स अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, हम इसको कहेंगे अमाइलोज। अमाइलोज थोड़ा सा इजी टू ब्रेक होता है। दिस इज ऑल्सो यू कैन कॉल इट एज अ सब यूनिट ऑफ स्टार्च। और समझ लो y अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, दिस इज अमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च के अंदर आपको दो तरह के सब यूनिट्स मिलेंगे, एक होता है अमाइलोज, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो स्टार्च ये एक रिजर्व फूड की तरह बनता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो भैया सिंपल शुगर टूट जाएंगे, है ना, ग्लूकोज ब्रेक हो जाएगा, फ्रक्टोज ब्रेक हो जाएगा, सुक्रोज ब्रेक हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी दे देगा, है ना। उसके बाद ये तो कॉम्प्लेक्स है, ये धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। ये हमें कहां से मिलते हैं? प्लांट्स बनाते हैं ना, प्रेडोमिनेटली प्लांट्स बनाते हैं। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो नॉनवेज फूड से भी मिल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन प्राइमरी सोर्स क्या है? प्लांट्स है। अब प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करेंगे उससे प्रोड्यूस क्या करेंगे? ग्लूकोज। कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज स्टोर करके रखेंगे। मैंने आपको बताया था स्टोर करके कहां पे रखेंगे? सेल के अंदर एक प्लास्टिड था, एक तरह का प्लास्टिड था, क्या आपको याद है? अमाइलोप्लास्ट करके। तो अमाइलोप्लास्ट के अंदर स्टार्च स्टोर करके रहेगा और इट इज बेसिकली स्टोर्ड एवरीवेयर। इट इज स्टोर्ड इन योर स्टेम हो गया, रूट्स में हो गया, ट्यूबर्स में हो गया, सीड्स में हो गया, हर जगह पे आपको स्टार्च मिल जाएगा। प्रेडोमिनेटली सीड्स वगैरह काफी मिलता है। अब यहां पे अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन के बेसिस के ऊपर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमें किस तरह का खाना चाहिए। जनरली कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में जिसमें ज्यादा अमाइलोस हो वो प्रिफर करें। जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं प्रिफर करो चावल के बदले। जनरल, ऐसा नहीं कि चावल खाना नहीं चाहिए, यू डू अंडरस्टैंड दैट राइस के अंदर अमाइलोपेक्टिन थोड़ा सा ज्यादा होता है, गेहूं के अंदर कम होता है। यानी कि मैं मैदे की बात नहीं कर रहा हूं, मैदे के अंदर तो वो तो अमाइलोपेक्टिन, ज्यादा अमाइलोपेक्टिन उसमें मिलेगा, बट गुड कार्बोहाइड्रेट्स हैव हायर अमाइलोस। ये एक ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। स्टार्च आप सभी को समझ में आ गया। स्टार्च के अलावा हमारी बॉडी के अंदर मिलता है ग्लाइकोजन। अब स्टार्च जो है ना, बेसिकली स्टार्च इज कंसिडर्ड अ प्लांट प्रोडक्ट, है ना, प्लांट स्टार्च है, क्योंकि प्लांट बनाता है एट द बेस लेवल, वही फोटोसिंथेसिस करता है, वही स्टार्च बनाता है। लेकिन ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ग्लाइकोजन इज एक्सेस कार्ब्स इन माय बॉडी। सिंपल, ग्लाइकोजन का मतलब है मेरी बॉडी के अंदर जो एक्सेस कार्ब्स है वो। अब जैसे मैंने बोला, मैं खाना खा के आया था ना, मैंने 2 रोटी खाई, शायद मुझे 1 रोटी भी काफी हो जाती, 1 रोटी भी काफी होती क्लास लेने के लिए, लेकिन मैंने 2 रोटी खा ली। जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है। अब मुझे अभी बात करने के लिए, पढ़ाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, आवाज के लिए, सारी चीजें, ये जेस्चर्स करने के लिए एनर्जी यूज हो रही है, तो ये एनर्जी तो यूज हो रही है, लेकिन जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मैंने खाई, जो डाइजेस्ट हुई ना, वो कहीं पे जाके स्टोर होनी चाहिए। और जब मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं भूखा भी रहूंगा, है ना, आपको पता है ना, अभी मैंने खाया तो अब आगे जाके 4 घंटे बाद खाऊंगा, 5 घंटे बाद खाऊंगा, तो 5 घंटे तक भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो वो एनर्जी कहाँ रहेगी? वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कैसे स्टोर होगी? जो आपका ग्लूकोज होता है, ये आपकी बॉडी में एक ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड बन जाता है। ध्यान रखना है, स्टार्च इज ऑल्सो ब्रांच्ड, ग्लाइकोजन इट इज ऑल्सो ब्रांच्ड मतलब जैसे मैंने आपको बताया केवल लीनियर नहीं है, आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रांचेस भी मिल जाएंगे। अब ये जो ग्लाइकोजन है, ये मेरी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। कहां पे स्टोर होता है? प्रिडोमिनेंटली ये मेरी बॉडी के अंदर स्टोर होता है इन लिवर। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मेरी लिवर के अंदर स्टोर होता है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मेरी मसल्स के अंदर भी स्टोर हो जाता है, ठीक है, मेरे मसल्स के अंदर भी स्टोर होता है। अब इसका मतलब क्या? जब भी मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वापस ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर, यू डू अंडरस्टैंड, देयर इज लाइसोसोम। तो जब भी मुझे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट करना है, तो लाइसोसोम क्या करेगा? एक पर्टिकुलर एंजाइम प्रोड्यूस कर देगा ग्लाइकोसिडेज करके। तो ग्लाइकोसिडेज क्या करेगा भैया? वो ब्रेक करने में मदद कर देगा, है ना। ग्लाइकोसिडेज एंजाइम ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज करने में अलग अलग एंजाइम्स मदद करेंगे, जो लाइसोसोम प्रोड्यूस करेगा। वन ऑफ द
एंजाइम इज ग्लाइकोसिडेज एग्जाम्पल। अब ये ग्लाइकोजन का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहला फंक्शन है ग्लाइकोजन का स्टोरेज ऑफ एक्सेस ग्लूकोज। क्यों सर, स्टोर क्यों करना है? अगर स्टोर नहीं करेगा तो डायबिटीज हो जाएगा ना। बहुत ही सिंपल है, अगर स्टोर नहीं कर पाएगा, सब कुछ मेरे खून में ही है, तब तो भैया डायबिटीज हो जाएगा ना, ज्यादा शुगर हो जाएगा। यू विल फील दैट योर ब्लड ग्लूकोज लेवल ईदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। सो व्हाट हैपेंस, जब भी आपने एक्सेस ग्लूकोज खाया ये स्टोर कर लेगा, तो जब भी आपको जरूरत है ग्लाइकोजन विल ब्रेक डाउन और ग्लूकोज बन जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहेगा, साथ ही साथ आपको रिजर्व एनर्जी मिलेगी। तो रिजर्व ग्लाइकोजन जो है वो आपकी मसल हेल्थ में भी मदद करेगा, मसल सेल्स के लिए वो अल्टीमेटली एटीपी प्रोडक्शन में। एटीपी क्या होता है, हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी, इसको भी हम लोग समझेंगे आगे चल के। हमारी बॉडी का समझ लो एक एनर्जी यूनिट है ना, उसको प्रोडक्शन में मदद कर देता है। तो ग्लाइकोजन, इसको हम लोग कई बार एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, राइट। इसके अलावा जो तीसरा टाइप है सेलुलोज। अब सेलुलोज हमारी बॉडी में नहीं मिलता, यू डू अंडरस्टैंड। सेलुलोज कहां मिलता है, सेलुलोज आपको मिलता है प्लांट्स के अंदर। और नोट करना है सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इट इज अ लीनियर चेन और लीनियर पॉलीमर ऑफ मोनोसैकराइड। लीनियर है, इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं मिलेगा। नोट करना है लीनियर पॉलीसैकराइड। अब कॉमन सेंस क्या बताता है, अरे पूरे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में तो सेलुलोज ही मिलना चाहिए ना। कोई शुगर है जो सबसे ज्यादा है, या फिर कोई कोई सैकेराइड है, कोई कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पूरे विश्व में, वो सेलुलोज ही होगा ना। हर जगह पे, हर प्लांट सेल में है, हर प्लांट सेल के सेल वॉल के अंदर आपको मिलेगा। प्लांट जो बेसिकली स्टोर करेगा वो यही तो स्टोर करेगा ना, स्टार्च और सेलुलोज बना के स्टोर करेगा। तो सेलुलोज आपको कहां मिलेगा, प्लांट में तो मिले ही मिलेगा, बिल्कुल। अब लेकिन यू डू अंडरस्टैंड एनिमल्स के अंदर भी मिल जाएगा, है ना, जैसे मीट एग फिश के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत सेलुलोज मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे गाय जो घास खाती है एटसेट्रा, तो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सेलुलोज यू फाइंड देयर आल्सो। बट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, सबसे पहली चीज आपको समझना है, सर क्या मैं सेलुलोज को खा सकता हूं? क्या मैं सेलुलोज को खा सकता हूं? अगर मैं खाऊंगा मैं उसको हजम नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो क्षमता नहीं है। लेकिन जानवरों के डाइजेस्टिव सिस्टम में वो क्षमता है जो सेलुलोज को हजम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक स्पेशल सेक्शन होता है जिसको कहते हैं रूमेन। इसीलिए हम लोग कहते हैं जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, प्रेडोमिनेटली गाय हो गई, भैंस हो गई, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर रूमेन मिलता है। दे आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। लेकिन हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसीलिए अब सवाल उठता है, सर अगर सेलुलोज जाएगा तो क्या करेंगे? इसीलिए हम लोग खाना पकाते हैं। जब आप खाना पकाओगे तो अगर सेलुलोज भी है तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाएगा, डाइजेशन में मदद हो जाएगी काफी आसानी से। ठीक है, तो सेलुलोज जो है, इन सेलुलोज के अंदर एक पर्टिकुलर डिफरेंस है, अब आपको ध्यान रखना है। ग्लाइकोजन और स्टार्च में, स्टार्च के अंदर भी ग्लूकोज है, बहुत ही लंबा ग्लूकोज का चेन है। ग्लाइकोजन भी बहुत ही लंबा ग्लूकोज का चेन है। सेलुलोज भी बहुत ही लंबा ग्लूकोज का चेन है। लेकिन सेलुलोज के अंदर एक पर्टिकुलर आपको ग्लूकोज मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज, अब ये जैसे आपने देखा ना C6 है ना, C6 है, 6 कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के ऊपर अगर आप देखोगे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिवर्स जहां पे होता है उसको हम लोग कहते हैं बीटा ग्लूकोज। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अब दिक्कत क्या है, दिस इज अ लिटिल टफ टू ब्रेक, यानी कि ये हजम करने में टफ होता है। इसीलिए हम लोग जैसे पका के खाते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग पका के खाते हैं, क्यों? ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाए। इसके अलावा आपको हर जगह पे यही मिलता है। सेलुलोज का इंपॉर्टेंस क्या है, सेलुलोज हर जगह पे, सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड विच इज प्रेजेंट इन सेल वॉल। सेलुलोज पूरे के पूरे प्लांट सेल को रिजिडिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है। सेलुलोज इट कैन बी डिग्रेडेड टू स्मॉलर मोनोसैकेराइड्स, ब्रेक कर सकते हैं ग्लूकोज के लिए, जैसे हम लोग पकाते हैं, दूसरे जानवर इसको हजम कर पाते हैं, है ना। सिमिलरली पूरा का पूरा जो आपका पेपर और वुड मिलता है वो सेलुलोज ही होता है, या फिर सेलुलोज का एक और वेरिएंट जो हम लोगों ने पहले भी बात की थी, हेमी सेलुलोज करके। तो ये आपको मिलेगा वुड में, और आपके पेपर जिससे बना है, पल्प जिससे बना है, उसी से तो बना बनता है ना। अब सर स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, जैसे मैंने आपको बताया, आई विल शो यू द स्ट्रक्चर करके। तो सेलुलोज में मैंने बोला था ओनली डिफरेंस इज बीटा ग्लूकोज, लेकिन स्टार्च के अंदर आपको हर जगह पे अल्फा ग्लूकोज मिलेगा, हर जगह पे आपको अल्फा ग्लूकोज मिलेगा। साथ ही साथ आपको नोट करना है सेलुलोज इज अ लीनियर चेन, वेराज
दी स्टार्च देयर कैन बी ब्रांचेस, और स्टार्च के अंदर भी आपको नोट करना है अमाइलोपेक्टिन जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। ग्लाइकोजन तो कंप्लीटली ब्रांच्ड है, ग्लाइकोजन तो ब्रांच्ड होता ही है, ये नोट करना है, ठीक है। अब मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स क्यों चाहिए, ये तो कॉमन सेंस की बात होगी, मैंने आपको बताया, लेकिन आपको समझना है कार्बोहाइड्रेट्स सभी के लिए जरूरी है। जैसे मेरे लिए जरूरी है, अब मेरे मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, मेरा दिमाग चलने के लिए जरूरी है, दिल चलने के लिए जरूरी है, मसल चलने की जरूरी है, मेरा पूरा के पूरे ऑर्गन्स चलने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मेरा जो न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि जो मेरा डीएनए है, उसके अंदर भी तो शुगर है, डीएनए बनने के लिए भी शुगर जरूरी है। ग्रीन प्लांट्स के लिए तो अरे भैया वो जिंदा रहने के लिए उनके लिए भी जरूरी है ना। अब पूरा का पूरा प्लांट करता क्या है, यही तो बनाता है। अगर ये बनाएगा तभी तो वो जिंदा रहेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब रन कर रहा है, अपने लिए जब खाना बना रहा है वो, बिकॉज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, वो अपने लिए खाना बनाते हैं, हम अपने लिए खाना नहीं बनाने होते हैं, वी आर हेटरोट्रॉफ्स, यू डू अंडरस्टैंड दैट। तो प्लांट तो वही करेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेगा, सनलाइट का इस्तेमाल करेगा, पानी का इस्तेमाल करेगा, और क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा, प्रोटीन्स फैट्स बनाएगा, यस। इसके अलावा सॉइल के अंदर भी काफी मदद करता है, सॉइल के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, सीड जर्मिनेशन में, रूट इलॉन्गेशन में काफी मदद करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स सभी के लिए जरूरी है, ना सिर्फ मेरे लिए तो है ही, प्लांट्स के लिए है, एनिमल्स के लिए है, जमीन के लिए, हर चीज के लिए। क्लियर, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बायो मैक्रो बायोमोलिक्यूल, ठीक है। इसके अलावा जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। सर मैं जिम जाता हूँ, मुझे कौन सा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। मैं कहता हूँ ये कुछ नहीं सोचना है, एकदम बिंदास खाना खाना है, ठीक है, बट सब कुछ मॉडरेशन में, लिमिटेड, थोड़ा सा लिमिट में रहना चाहिए ना। आप ऐसे ऐसे नहीं कुछ भी खाओ, बट थोड़ा सा लिमिट में खा लो, कोई टेंशन नहीं है। और जैसे मेरा तो एक रूल होता है ना कि मैं बोलता हूँ, अगर अगर समझ लो आपने किस दिन चीटिंग कर लिया, आपने किस दिन बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, तो उसका हिसाब दे दो ना, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सरसाइज कर लो, बस है ना। बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड, जिसको हम लोग हेल्दी कहते हैं, जहां पे समझ लो कॉर्न हो गया, पोटैटो हो गया, मिल्क प्रोडक्ट, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दीज हैव गुड कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स वेयर आपको न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिलेंगे, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिलेंगे, इनके अंदर कैलोरीज कम होती है, इनके अंदर सोडियम भी आपको ज्यादा मिलेगा, और इनके अंदर फैट कंटेंट कम होता है। ये गए गुड कार्बोहाइड्रेट्स। वहीं पे बैड कार्बोहाइड्रेट्स आर व्हाइट ब्रेड, सीधे सीधे आर्टिफिशियल शुगर, केक, कोल्ड ड्रिंक, सोडा जो आप लेते हो, ये नहीं कंज्यूम करना है, ध्यान रखना है। क्यों, अब जनरल एक बहुत ही जेनरिक सी चीज आपको बताऊं, इनके अंदर भी आपको मिलेगा, आपको ध्यान रखना है, दे हैव अमाइलोस ऑल्सो, दे हैव अमाइलोपेक्टिन ऑल्सो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर अमाइलोस ज्यादा है, ठीक है, अमाइलोस इजी टू डाइजेस्ट है, लेकिन इन फूड्स के अंदर आपको अमाइलोपेक्टिन थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में मिल जाता है। और अगर ज्यादा मात्रा में अमाइलोपेक्टिन हो गया तो उससे क्या होता है, शुगर प्रॉब्लम, ओवरवेट प्रॉब्लम, ओबेसिटी का प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आपको होने लगती है। क्यों, क्योंकि इट कंसिस्ट वेरी हाई कैलोरीज, लो इन न्यूट्रिएंट्स, हाई कैलोरीज। बहुत ही जनरल वे में आपको समझा रहा हूं, ठीक है, वट एवर इज नीडेड फॉर यूपीएससी। अगर जैसे कोई पूछेगा सर इससे भी ज्यादा डिटेल चाहिए, तो वी डोंट नीड इट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, ओके। इसके अलावा जाते जाते आप सभी के लिए टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत जरूरी चीज है। सर किसी भी खाने में कार्बोहाइड्रेट है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, हाउ डू आई गेट टू नो दिस। अलग अलग टेस्ट बने हुए, अलग अलग रिएजेंट्स हम लोगों ने बना दिए हैं। जैसे देयर आर डिफरेंट टेस्ट ऑन द नेम ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट और पीपल हु हैव डिस्कवर्ड इट। जैसे मॉलिस टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट बहुत ही फेमस टेस्ट है, आपने सुना होगा, आपने केमिस्ट्री लैब में आपने किया भी होगा 11वीं 12वीं में। लेकिन सबसे बेसिक लेवल का टेस्ट है आयोडीन टेस्ट। ध्यान रखना है, अगर सिंपल से एमसीक्यू में बना दूं, आयोडीन टेस्ट किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अब किसी भी खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट है, अगर उस पर मैं आयोडीन डाल दूंगा, अब आयोडीन का कलर आपको पता है ना, थोड़ा सा वो येलोइश कलर होता है। आपने देखा होगा मार वार जब लगता है तो आयोडीन लगा देते हैं ना, डॉक्टर वगैरह ने देखा होगा, तो वो कॉटन पे थोड़ा सा येलोइश कलर बनता है। तो आयोडीन का नॉर्मल कलर तो आपको पता है ना, थोड़ा सा येलोइश होता है, बिल्कुल लिटिल येलोइश और डार्क येलोइश। लेकिन जैसे ही वो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल जाएगा, यानी कि जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल जाएगा, तो अगर किसी के अंदर स्टार्च है तो वो आपको ब्लू ब्लैक या फिर वॉयलेट कलर दे देगा। इट विल गिव यू ब्लू ब्लैक टू वॉयलेट कलर। इसका मतलब क्या है,
भैया इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है। सिंपल एग्जांपल करना है, आपके घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करना है, एक आलू काटो, आलू के ऊपर थोड़ा सा आयोडीन डाल दो, कलर बदल जाएगा। क्यों? आलू के अंदर स्टार्च होता है। सिमिलरली अगर चेक करना है किसी के अंदर ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन के लिए भी आयोडीन टेस्ट इस्तेमाल हो जाएगा। अगर ग्लाइकोजन है तो ये आपको कलर देगा रेडिश ब्राउन, तो रेड ब्राउन कलर हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा लाल कलर, रेड रेड टू डार्क रेड कलर आपका बन जाएगा। लेकिन आयोडीन टेस्ट नोट करना है, आयोडीन टेस्ट सेलुलोज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। प्लीज रिमेंबर, आयोडीन टेस्ट कैन नॉट बी यूज फॉर सेलुलोज। व्हाई? बिकॉज सेलुलोज डज नॉट गिव एनी कलर। इसको नोट करना है, बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो क्वेश्चन उठता है, सर आयोडीन के सेलुलोज के लिए क्या टेस्ट करना है? आयोडीन टेस्ट नहीं आता तो क्या करना है? लो ना, मोलिश टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, बेनेडी टेस्ट है, देयर आर सो मेनी टेस्ट देयर आर व्हिच आर अवेलेबल फॉर अदर कार्बोहाइड्रेट्स। तो सेलुलोज के लिए दूसरा टेस्ट कर लो। बट ध्यान रखना है, सेलुलोज के साथ क्यों नहीं आता है? क्योंकि सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर स्ट्रक्चर है, और आयोडीन जब कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन होता है, कलर क्यों देता है? क्योंकि आयोडीन खुद जो हेलिकली कॉइल्ड पॉलीसेकेराइड होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में आपकी ब्रांचेस बनी हुई है, हेलिकल ब्रांचेस बनी हुई है, तो उन ब्रांचेस में आपको आयोडीन मिल जाएगा और वहां पे इट विल गिव यू कलर। दैट्स इट। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये बहुत ही जरूरी नोट। ठीक है, सो आई थिंक दिस मच इंफॉर्मेशन इज वेरी मच इनफ फॉर, I would say, carbohydrates from our preparation perspective. So you'll be ready with any kind of questions for carbohydrates. ठीक है, हमारे recent discussion में we began with a new chapter. आप जानते हो कि हमारा डिस्कशन चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स का। We are discussing about biomolecules, और in the previous discussion we also understood हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए जो बायोमोलिक्यूल्स जरूरी है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, उसकी कैटेगराइजेशन कैसे होती है। ब्रॉड लेवल पे मैंने आपको बताया था कि हमारी कैटेगराइजेशन कैसे होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी समझा था, और हमारे रिसेंट डिस्कशन में हम लोगों ने चर्चा की थी एट लेंथ अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। वी अंडरस्टूड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उनके स्ट्रक्चर के बारे में एटसेट्रा। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज हमारी डिस्कशन होने वाली है प्रोटीन्स के बारे में, और इसी तरह से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगले डिस्कशन में विल टॉक अबाउट द अदर बायोमोलिक्यूल्स, बट आज का डिस्कशन इज अबाउट प्रोटीन्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द डिस्कशन अबाउट प्रोटीन्स। आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी ने प्रोटीन्स के बारे में जरूर सुना होगा, बिल्कुल। स्पेशली जो जिम जाते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, वो कहते हैं ना कि मुझे प्रोटीन चाहिए यार, आई नीड हाई प्रोटीन डाइट। मुझे जैसे आई डोंट नीड एनिमल प्रोटीन, मुझे वेज प्रोटीन खाना है, फिर वे प्रोटीन लेना है ना। इस तरह की बातें आपने जरूर सुनी होगी। तो सभी के दिमाग में धारणा जरूर है कि प्रोटीन चाहिए यार मसल बिल्डअप के लिए, लेकिन ये एक बहुत बड़े मिसकॉन्सेप्शन की तरफ भी हमें लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि हम सभी की एक तरह की धारणा बिल्डअप हो गई है कि प्रोटीन यानी मसल। बिल्कुल, प्रोटीन यानी मसल डेवलपमेंट के लिए तो जरूरी है ही है, लेकिन प्रोटीन केवल मसल डेवलपमेंट एक ही चीज के लिए जरूरी नहीं है। मैं कहूंगा प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोटीन हमारे बॉडी के कण कण में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ह्यूमन बॉडी की जब हम लोग बात करते हैं, किस चीज से बनी हुई है? व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? इट्स मेड अप ऑफ लार्जली, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट मैं कहूंगा पानी, है ना, यहां पे लिखा हुआ है, इसीलिए पानी के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इज वाटर ऑफ कोर्स। जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे सर कितना पानी है हमारी बॉडी में, जैसे मेरे बॉडी में 70 to 90% पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, बिकॉज वाटर इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट। लेकिन पानी के बाद अगर आप मुझसे पूछोगे सर इन बायोमोलिक्यूल्स में से सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है, आई वुड से प्रोटीन। हमारी बॉडी ऑलमोस्ट 10 to 15% प्रोटीन से बनी हुई है। हर जगह प्रोटीन है, मेरे नाखून में प्रोटीन है, मेरे बालों में प्रोटीन है, मेरे बॉडी के कण कण में प्रोटीन है। मैंने बताया ना मसल में तो प्रोटीन है ही, लेकिन इमेजिन करो जैसे मेरी अब रगों में खून दौड़ रहा है, खून के अंदर क्या है? खून के अंदर भी तो प्रोटीन है ना। कौन सा प्रोटीन है? ग्लोबिन प्रोटीन। आप उसे जानते होंगे हेमोग्लोबिन के नाम से, राइट? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो, है कि नहीं? सो प्रोटीन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर माई बॉडी, नॉट जस्ट फॉर मेटाबॉलिज्म, नॉट जस्ट फॉर मसल बिल्डिंग, बट इन जनरल मेरी बॉडी के हेल्थ के लिए ही प्रोटीन बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सवाल उठता है सर प्रोटीन होते क्या? जैसे हम लोगों ने रीसेंट डिस्कशन में बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आपको याद होगा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स आर लाइक अ पॉलीमर, एक लंबा चेन है किस चीज का? सैकेराइड्स का। जैसे मैंने आपको बताया था ग्लूकोज का लंबा चेन जब बन जाता है तो स्टार्च बन जाएगा, फिर सेलुलोज बन जाएगा, फिर ग्लाइकोजन बन जाएगा, मोनोसैकेराइड हो सकता है, पॉलीसैकेराइड हो सकता है, ओलिगोसैकेराइड हो सकता है ना। उसी तरह से
प्रोटीन भी क्या है, प्रोटीन भी एक लंबा पॉलीमर चेन है। प्रोटीन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वी कॉल प्रोटीन एज पॉलीपेप्टाइड्स ऑल्सो, हम इसे पॉलीपेप्टाइड्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, ये एक बहुत ही लंबा पॉलीमर है ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। इन शॉर्ट, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक लंबा चेन है ग्लूकोज का, बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में, वैसे ही प्रोटीन क्या है, एक बहुत ही लंबा चेन है, बहुत ही लंबा चेन है अमीनो एसिड्स का। किस बॉन्ड से जुड़े हुए, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जब भी हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं उसके अंदर ऑफ कोर्स, अब अमीनो एसिड का मैंने बात किया है तो एक अमीनो ग्रुप तो होगा ही होगा NH2, और एसिड का ग्रुप भी होना चाहिए, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होना चाहिए। जब हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ेंगे यहाँ पे इन चीजों को हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा समझेंगे। तो प्रोटीन में क्या होगा, अमीनो एसिड होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, यानी कि एक अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। सो अमीनो एसिड कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है अमीनो ग्रुप भी मिलेगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इनका नेचर देखोगे यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स इन माय बॉडी, हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स। और ये जो अल्फा अमीनो एसिड बात करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ योर अमीनो ग्रुप। तो जहां पे एक स्पेसिफिक जगह पे आपका अमीनो ग्रुप रहेगा उसको हम लोग अल्फा कहते हैं। अगर इफ इट इज एट डिफरेंट पोजीशंस, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा अमीनो एसिड्स आपको मिल जाते हैं। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अमीनो एसिड्स जो इस्तेमाल होंगे वो केवल अल्फा अमीनो एसिड्स है, और हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स और हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स कैन बी फाउंड। लेकिन हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल 22 होते हैं जिनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, अमीनो एसिड, जिसमें अमीनो ग्रुप है और एसिड ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब यहां पे अमीनो एसिड की बात करोगे, इन्हें हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, वी क्लासिफाई देम एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, अब अमीनो एसिड जो होते हैं जिसके अंदर अगर अमीनो ग्रुप इज वेरी क्लोज टू योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये तो हो जाएगा आपका न्यूट्रल, है ना, ये तो हो जाएगा न्यूट्रल। अगर ये ज्यादा है तो ये बन जाएगा एसिडिक, पार्डन मी, अगर ये ज्यादा है तो ये बन जाएगा बेसिक, ये बन जाएगा बेसिक, और अगर ये ज्यादा है तो ये बन जाएगा एसिडिक, राइट। सो इफ देयर आर इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इट मेक्स इट न्यूट्रल। If there are more number of amino groups, why? Because the amine group is basic in nature, ये तो आप जानते हो, that is why it makes it basic। और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है, COOH ग्रुप अगर ज्यादा है तो वो उसे एसिडिक बना देता है। बट इन जनरल हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन्स आपको मिलेंगे, थोड़ा सा मैं कहूंगा बेसिक टू स्लाइटली एसिडिक में आपको मिल जाएंगे। जनरली बेसिक होते हैं। अगर आप अमीनो एसिड का नेचर आप देखोगे, दे आर जनरली कलरलेस होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर सॉल्युबल होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स, एंड दे बिहेव रादर लाइक सॉल्ट्स। अब जब आप सॉल्ट्स की बात करोगे, सॉल्ट कब बनता है, सोचो सॉल्ट कब बनता है, अरे जब एसिड और बेस मिलेंगे तो सॉल्ट बन जाएगा ना। इसीलिए मैंने आपको बताया मेजॉरिटी जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एटलीस्ट, दे आर न्यूट्रल टू स्लाइटली एसिडिक। ओके, अब ध्यान रखना है, ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट फॉर वन, दैट इज ग्लाइसिन। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अब सवाल उठता है, सर मेरी बॉडी में जो आपने प्रोटीन्स बताया उसके अंदर कौन से अमीनो एसिड मिलते हैं? हमारी बॉडी के अंदर प्रेडोमिनेटली 22 अल्फा अमीनो एसिड्स मिलते हैं हमारे पूरे ह्यूमन जेनेटिक कोड के अंदर। अब इन अमीनो एसिड्स में बहुत सारे अमीनो एसिड्स मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं। जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, जो मेरा बॉडी बना सकता है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो मेरा बॉडी खुद बना सकता है। ऑफ कोर्स यू डू अंडरस्टैंड माय बॉडी हैज अ मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोटीन, क्योंकि अगर नहीं बनाता तो कैसे चलेगा, कैसे बॉडी बनेगी, या फिर कैसे आपके मसल बनेंगे, कैसे आपका ब्लड बनेगा, ये तो है ही ना। लेकिन 22 में से आपको ध्यान रखना है अप्रोक्सीमेटली 9 अमीनो एसिड्स हैं जो मैं बना नहीं सकता, तो मेरा बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाता। तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, बहुत सारी बार डॉक्टर्स वगैरह बताते हैं, अरे प्रोटीन लो, प्रोटीन डाइट लो, प्रोटीन चाहिए बाहर से। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी सारे के सारे प्रोटीन नहीं बना सकती, और ऊपर से बॉडी को प्रोटीन बनाने के लिए तो डाइट में प्रोटीन चाहिए ना।
तो डाइट में आपको वेरिड प्रोटीन खाने की ज़रूरत है, इसीलिए कहा जाता है दाल खाओ, आप दाल खाओ, दूध पियो, जैसे हैव लेंटिल्स, हैव योर प्रोटीन रिच फूड, जैसे कि सोया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मीट वगैरह के अंदर आपको प्रोटीन मिल जाएगा ना, चिकन मटन एटसेट्रा आपको मिल जाएगा, फिश में मिल जाएगा। लेकिन अगर वेजिटेरियन है, सोया, ग्राउंडनट के अंदर फैट भी होता है, बट सोया इज देयर, ग्राउंडनट इज देयर, दाल इज देयर, है ना, मिल्क इज देयर, सो एग में भी आपको प्रोटीन काफ़ी मिलेगा, है ना। तो जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए 9 जो मैं नहीं बनाता, उसको प्रोड्यूस करने के लिए या फिर उसको मुझे एक्सटर्नली कंज्यूम करना पड़ेगा, प्रोटीन सोर्सेस मुझे ज़रूरत पड़ते हैं। अब इन 9 में से 8 एडल्ट बॉडी के लिए लगते हैं, एक पर्टिकुलर बच्चों को, इन्फेंट्स को एक और लगता है हिस्टिडीन करके। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाता, ये नोट करना है। इसके अलावा जब हम लोग प्रोटीन्स की बात करते हैं, प्रोटीन को हम लोग अलग अलग तरह से क्लासीफाई करते हैं। किस तरह से क्लासीफाई करते हैं? डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि क्या उसका कंपोजिशन है, उस बेसिस के ऊपर हम लोग अलग अलग प्रोटीन्स को डिवाइड करते हैं। जैसे सिंपल प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन मतलब बेसिकली इट्स अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, बहुत ही सिंपल। अल्फा अमीनो एसिड के चेन को कहते हैं सिंपल प्रोटीन, है ना, सिंपल प्रोटीन। कई बार दे कैन बी इन कॉन्जुगेटेड फॉर्म। कॉन्जुगेटेड मतलब प्रोटीन के साथ कुछ और मिला हुआ है, जैसे लिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, कार्बोप्रोटीन, है ना। तो आपको प्रोटीन के साथ अगर कोई और बायोमोलिक्यूल जुड़ा हुआ है तो दैट बिकम्स योर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। क्लासिक एग्जांपल लिपोप्रोटीन, जो फैट के साथ मिला होता है, ठीक है। इसके अलावा डिराइव्ड प्रोटीन है, जो प्रोटीन से डिराइव होता है, जैसे प्रेडोमिनेंटली हमारे जो जितने भी एंजाइम्स है मैं कहूंगा दे आर डिराइव्ड काइंड ऑफ प्रोटीन्स ओनली। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन शेप के बेसिस के ऊपर हम लोग 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। अब पता चल रहा है फाइब्रस क्या होता है? फाइब्रस इट इज इन फाइबर शेप, फाइबर की तरह शेप होता है। इसका एग्जांपल है कोलेजन। अब ये फाइबर शेप कहाँ मिलता है? जैसे मेरे मसल्स में आपको फाइब्रस प्रोटीन ही मिलता है। स्पेशली अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो आपने जरूर देखा होगा, व्हेन यू कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन, आपको वो रेशे की तरह मसल्स मिलते हैं, है ना। नॉन वेजिटेरियन आई थिंक यू कैन कनेक्ट विद दिस फाइब्रस प्रोटीन अ लॉट। और नेक्स्ट टाइम जब आप नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम कर रहे हो तो ऑब्जर्व करना या फिर देखना, सोचना कि आई एम कंज्यूमिंग दिस फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और फाइबर के स्ट्रक्चर में होता है। जैसे मायोसिन आपके मसल्स में है, केराटिन जैसे बालों में है केराटिन, है ना, आपको नाखून में मिलता है, वैसे ही आपके यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी है। ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब राउंड, बेसिकली राउंड शेप है। ये फाइबर शेप में नहीं है, दे आर मोर राउंड शेप, सो राउंड मतलब अगेन अगर आप देखोगे दे आर अ रिजल्ट ऑफ चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड विच कॉइल अराउंड, यानी कि वो कॉइल अराउंड हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो इससे ग्लोब का शेप, यानी कि स्पेरिकल टाइप का शेप इसका बन जाता है। और बहुत सारे हमारी बॉडी में ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी है, जैसे मैंने बताया खून के अंदर ग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन है, तो वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन ही है ना। इसके अलावा इंसुलिन, एल्बुमिन, आपको बहुत सारे ग्लोबुलर प्रोटीन मिल जाएंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक अंतर है। फॉर एग्जाम्पल, जो फाइब्रस है वो लॉन्ग नैरो होता है, ये तो आपको पता चल गया। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो राउंड और स्पेरिकल होता है। जनरली जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वो स्ट्रक्चरल होता है, यानी कि किसी चीज को स्ट्रक्चर देता है। मेरे मसल को उसने स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, इट हैज गिवन अ स्ट्रक्चर टू माय मसल। सिमिलरली जो ग्लोबुलर होता है ये फंक्शनल होता है, कुछ ना कुछ काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, शायद वो प्रोटीन एक हार्मोन हो सकता है, शायद वो ट्रांसपोर्ट कैरियर होगा। जैसे ग्लोबिन प्रोटीन, मेरे बॉडी के अंदर जो ब्लड मूव हो रहा है, ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, राउंड तरह का प्रोटीन है, जो रिवर्सिबली ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और रिवर्सिबली कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्ट करेगा, ताकि गैस ट्रांसपोर्ट में मदद कर दे। इसके अलावा एसिड सीक्वेंस जो है फाइब्रस में रिपीटेटिव होता है, लेकिन ग्लोबुलर में इट कैन बी इरेगुलर। उसके अलावा अगर आप देखोगे ये लेस सेंसिटिव होते हैं, मतलब ज्यादा स्टेबल है, बट ये उससे कम स्टेबल है क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है टू पीएच, टेम्परेचर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, कोलेजन, मायोसिन, फाइब्रिन, केराटिन, जो आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। और यहाँ पे आपके एंजाइम्स, हेमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इंसुलिन एटसेट्रा आपको ग्लोबुलर प्रोटीन से मिल जाते हैं। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी नोट करना है, जनरली, आई एम टेलिंग जनरली। अब अगर एमसीक्यू में आ जाए, ऑल फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, आप समझना है ऐसा नहीं है। तो जनरली आपको बता रहा हूं, अगर जहां पे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए तो उसको थोड़ा सा कैच करें। जनरली
fibrous proteins are insoluble in water whereas globular protein they are soluble in water generally. ठीक है, तो ये बेसिक सेकंड लेवल की कैटेगराइजेशन. थर्ड लेवल की कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल. अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन जिस तरह का है, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, यू कैन इवन ऐड अनदर न्यूट्रल ऑल्सो. एंड फाइनली फंक्शन के ऊपर, इसको हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे. प्रोटीन को क्लासिफाई कर सकते हैं उसके फंक्शंस के ऊपर, क्या काम करता है उसके बेसिस के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं. ठीक है, अलग अलग तरह से कैटेगराइज करते हैं. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इनका फंक्शन क्या है. आफ्टर दिस कैटेगराइजेशन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन. फंक्शंस ऑफ प्रोटीन की बात करनी, तो प्रोटीन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. देखो प्रोटीन बहुत सारे काम करता है. आपके दिमाग में ऑलरेडी एक तो ही, सर मसल बिल्डअप करना है ना, है ना. प्रोटीन क्या करना है, प्रोटीन से मसल बिल्डअप करना है, प्रोटीन से मेटाबॉलिज्म होनी है. प्रोटीन आपका एक बैकअप एनर्जी भी बन जाता है. यू डू अंडरस्टैंड, बैकअप एनर्जी बनता है. क्यों? क्योंकि प्रोटीन से अल्टीमेटली मैं वापस एटीपी भी बना सकता हूं. मेरा माइटोकॉन्ड्रिया उसको एटीपी में भी परिवर्तित कर सकता है, यानी कि एनर्जी भी मिलेगा, है ना. एनर्जी तो वही मिलता है ना. अगर आपको आपका फैट बर्न करना है, आपका मसल स्लिम करना है, टोन डाउन करना है, तो एक्सेस जो मसल हो चुका है उसको आपको कम करना है. जो आपके बॉडी में लिपोप्रोटीन है उसको थोड़ा सा कम करना है. कैसे करोगे? एक्सरसाइज करोगे. तो क्या होगा, तो आपका जो मसल बर्नआउट हो जाएगा. कैसे होगा? एनर्जी ज्यादा यूज करोगे ना, पसीना निकलेगा, है. जस्ट सम क्रूड एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर डे टू डे एक्टिविटीज. ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कर सकता है न्यूट्रिएंट्स को, जैसे मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को. इन्फेक्शन से फाइट कर सकता है. कुछ जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे डिफेंस सिस्टम का यानी कि इम्यून सिस्टम का भाग है. हार्मोन एक्शन कर सकता है. ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हार्मोन होते हैं लार्जली प्रोटीन होते हैं. एंजाइमेटिक एक्शन है, जितने भी आपके प्रोटीन्स हैं, यानी कि जितने भी आपके एंजाइम्स हैं लार्जली प्रोटीन ही होते हैं. मसल मूवमेंट को सपोर्ट करता है, ये तो मैंने आपको बताया. डेवलपमेंट को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सपोर्ट जरूर करता है. तो जब हम लोग इनके फंक्शंस की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया फंक्शन और इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. जैसे आई टोल्ड यू, पानी मेरे बॉडी में 70 to 90% है. अगला कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन. 10 to 15% प्रोटीन. हर जगह पे प्रोटीन है यार. मसल के अंदर, बालों के अंदर, यू विल सी कोलेजन मसल के अंदर. ट्रिप्सिन एंजाइम बन गया, इंसुलिन हार्मोन बन गया, एंटीबॉडी आपके इम्यून सिस्टम का भाग है, रिसेप्टर यानी कि आपको सेंस करने में मदद करता है, GLUT4 ट्रांसपोर्ट में मदद करता है. इट एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन दी सेल. GLUT4 प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है. हेमोग्लोबिन क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है. तो उसी तरह से फंक्शन की जब हम लोग बात करेंगे तो क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एंजाइमेटिक एक्शन करेगा. एंजाइम क्या है हम लोग थोड़ी देर में और भी डिटेल में बात करेंगे. जैसे एंजाइमेटिक एक्शन करता है ना, ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या करेंगे? हमारे बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिर बायोकेमिकल पाथवेज जो है उसकी मदद करता है. ऑलमोस्ट लाइक अ कैटालिटिक एक्शन ओनली. इट डज नॉट इन्वॉल्व इटसेल्फ इन रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन रन होने में मदद करता है. जैसे कि अमाइलेस कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करने में मदद होता है, लाइपेस फैट ब्रेक करने में मदद करता है, आपका पेप्सिन ट्रिप्सिन प्रोटीन ब्रेक करने में मदद करता है. तो एंजाइमेटिक एक्शन है. हार्मोनल एक्शन है, तो बहुत सारे आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्पेशली जो आपके एंडोक्रीन जो हार्मोन्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस से. तो ये सारी चीजें हैं क्या? जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन. व्हाट आर ऑल दीज आर ऑल प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स. इंसुलिन, थायरॉक्सिन. स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी है, यानी कि आपके बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, जैसे कि एक्टिन, ट्यूबुलिन, केराटिन, मायोसिन. बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे. डिफेंस प्रोटीन मतलब आपकी बॉडी अगर कोई पैथोजन आपकी बॉडी में घुस जाएगा, समझ लो बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर कोई प्रोटोजोआ है, अरे उसको मारना तो है ना. कैसे मारेगा? एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा. सर एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है ना. तो डिफेंसिव मैकेनिज्म में मदद करेगा, जैसे कि आईजीज, है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपके एंटीबॉडी बेस्ड प्रोटीन है जो एंटीबॉडीज है. इसके अलावा स्टोरेज करता है, स्टोर करना है ना, प्रोटीन को एनर्जी स्टोर करना है. जैसे कि अंडे में है, एग वाइट में एल्बुमिन. सो एग के अंदर एल्बुमिन इज अ स्टोरेज प्रोटीन, जहां पे एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जैसे मैंने आपको बताया हेमोग्लोबिन किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करवाता है. आई ऑल्सो गिव एग्जाम्पल ऑफ GLUT4, है ना. GLUT4 एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है. किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है. सिमिलर रिसेप्टर प्रोटीन, अब रिसेप्टर सेंस करने में मदद करता है. सेंस, इंसुलिन रिसेप्टर, एसिटोकोलिन, बहुत एसिटाइलकोलिन, बहुत सारे आपके प्रोटीन्स है जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं सेंसरी रिसेप्शन के लिए. इसके अलावा यू हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बहुत जरूरी है. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वो होता है जो
कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपैंड करेगा। मतलब आपका मसल अभी देखो मसल क्या हुआ, मसल ऊपर वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नीचे वाला मसल एक्सपैंड हो गया, है ना। पेयरिंग एक्शन में होता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होते हैं आपके बहुत जगह पे, आपके हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल मसल है, आपकी स्ट्रेंथ के लिए यूज होगा, जैसे कि एक्टिन, मायोसिन, ये सारे, ठीक है। अगेन मैं कहूंगा, अगर आप कहोगे सर ये आपने बोला था जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में अंतर क्या है? देखो स्ट्रक्चरल प्रोटीन इट गिव्स स्ट्रक्चर, जहां पे ये आपका मसल, स्किन, बोन्स एटसेट्रा ये बनने में मदद करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ये स्पेसिफिक मोशन के लिए काफी मददगार होता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग प्रोटीन्स की बात करते हैं, एंजाइमेटिक एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है प्रोटीन्स का। अगर मैं कहूंगा ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है। अब एक क्रूड वे में समझ लो, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। अब जब मैं ऑल लिखूंगा, इसके अंदर नोट करना है, मैंने लिखा है ऑलमोस्ट। सर कोई ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन थिंक ऑफ वन जिसको हम लोग कह सकते हैं राइबोजाइम, ठीक है। ये राइबोजाइम जो एंजाइम है ना, ये एक्चुअली प्रोटीन नहीं है, इट इज नॉट प्रोटीन बेस्ड एंजाइम। ये एक एंजाइम एग्जांपल दे सकता हूं, तो इसीलिए मैंने लिखा है ऑलमोस्ट ऑल दी एंजाइम्स, ठीक है। और एंजाइम्स जनरली बहुत स्पेसिफिक होते हैं, वो रिएक्शन में मदद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइपेस एक एंजाइम, लाइपेस क्या करता है? फैट को ब्रेक करता है। अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। माल्टेज क्या करता है? माल्टोस शुगर को ब्रेक करता है। लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोस शुगर को ब्रेक करने में मदद करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक करने में मदद करता है। हेलिकेज क्या करता है? ये डीएनए को अनरावल करने में मदद करता है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है ना। आपका हेलिकेज है, पॉलीमरेज है, बहुत सारे एंजाइम्स आपको मिल जाएंगे। अब एंजाइम्स की जब आप बात करोगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें एंजाइम्स मदद करते हैं। तो एंजाइम्स का जो एक्टिविटी है वो किस चीज पे निर्भर होता है? देखिए एंजाइम का एक्टिविटी जनरली 4 चीजों पे निर्भर होता है। ऑल्दो एंजाइम्स कई सारे बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बट कुछ एंजाइम्स जेनेरिक भी हो सकते हैं, और एंजाइम्स कभी भी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। रिमेंबर, एंजाइम्स डू नॉट इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द रिएक्शन बट दे हेल्प इन रिएक्शन। तो किन चीजों पे डिपेंड करता है? 4 चीजों पे। एक तो पीएच पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और दोनों ही पीएच और टेम्परेचर की जब आप बात करोगे, इन दोनों का आपको पीक मिलेगा, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या फिर एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे इनका एक्टिविटी बहुत ही सही चलेगा, है ना। और एक पर्टिकुलर पीएच पे इनका एक्टिविटी बहुत सही चलेगा। साथ ही साथ जो रिएक्शन सबस्ट्रेट है, यानी कि दो चीजें, जैसे x प्लस वाई अगर रिएक्ट होकर z बन रहा है, तो ये जो रिएक्शन सबस्ट्रेट है, इन रिएक्शन सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा, अगर जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होता जाएगा, एक समय तक एंजाइम इसको ब्रेक करेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट हो गया तो एंजाइम ही नहीं बचेगा, या फिर एंजाइम एक्टिविटी डाउन हो जाएगा। सिमिलरली अगर एंजाइम की मात्रा बहुत ज्यादा है तो यू विल अंडरस्टैंड, जैसे जैसे एंजाइम्स बढ़ता जाएगा या फिर एंजाइमेटिक प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रिएक्शन बढ़ता जाएगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको ध्यान रखना है, जनरली एंजाइम्स दे परफॉर्म इन अ वेरी नैरो रेंज। अगर मैं आपको बात बताऊं, टेम्परेचर रेंज जो होती है, दिस शुड बी एक्चुअली अराउंड 35 डिग्रीज, 20 to 35 डिग्रीज के बीच, क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है अंदर का, दैट इज अराउंड 35 डिग्रीज। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द एंजाइम्स दे एक्ट जनरली फ्रॉम 20 to 35 डिग्री सेल्सियस इन अ वेरी इफेक्टिव वे। साथ ही साथ इनका जो पीएच चाहिए, पीएच इज समवेयर अराउंड न्यूट्रल के आसपास, थोड़ा सा न्यूट्रल से ऊपर भी हो तब भी चलेगा, थोड़ा सा न्यूट्रल से ऊपर भी हो तब भी चलेगा। इनफैक्ट 7-8 के आसपास इट बी रियली गुड। अब ध्यान रखना है, जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता है एंजाइम का एक्शन ही बंद हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है ना, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि जैसे कुछ चीज रेफ्रिजरेट कर दो तो वो वहां पर रिएक्शन नहीं होगा, है ना, वो तो है ही। इसके अलावा अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाओ, अगर टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दो, तो उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, वो दैट प्रोटीन बिकम्स डीनेचर्ड। गर्मी से प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा और एंजाइम अपना एक्शन ही खो देगा, एंजाइम बर्बादी हो जाएगी, उस प्रोटीन की बर्बादी हो जाएगी। सिमिलरली अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम की बात करें, तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता हुआ जाएगा तो एक लेवल तक आपका एंजाइमेटिक एक्शन बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद स्टैग्नेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल्स अब कम हो जाएंगे, रिएक्शन सबस्ट्रेट ज्यादा है, इसलिए
ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाने लग जाएगा। लेकिन अगर आप एंजाइम मॉलिक्यूल्स ज्यादा बढ़ाते जाओ तो स्टेडीली आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता हुआ ही जाएगा। ये नोट करना है, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कई बार ऐसे थोड़ा सा टेक्निकल एमसीक्यूज बन सकते हैं, ऑल्दो आई हैव नॉट सीन सच टेक्निकल एमसीक्यूज इन लास्ट decade or so, but since I always tell you UPSC is unpredictable, so you have to be ready for that unpredictability also. ठीक है वाले? राइट, ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं कहूंगा जाते जाते आपको एक और चीज बतानी है मुझे बिफोर आई कंक्लूड दिस पर्टिकुलर सेशन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओ या फिर अगर आप पीएच के साथ छेड़खानी करो तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। समझ लो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कुछ इस तरह का है। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर मैं इसका पीएच बढ़ा दूं या फिर रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाऊं, पीएच बढ़ाऊं, तो ये अपना स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं डीनेचर्ड प्रोटीन। अब ये डीनेचर्ड प्रोटीन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आपने, जैसे आगे भी हम लोग बात करेंगे, आपने जरूर एक टर्म को सुना होगा प्रियॉन करके। प्रियॉन को सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं। वायरसेस होते हैं, वायरसेस, विरियोइड्स एंड प्रियॉन्स। तो वायरस हम लोग आगे पढ़ेंगे। वायरस क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर है, बस दैट इज योर वायरस। ठीक है। अब विरियोइड जो होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर है, उसके ऊपर एक और, समझ लो, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। समझ लो इट इज मोर लाइक अ सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ और अ वायरस मेम्ब्रेन इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज विरियोइड, राइट। वैसे ही प्रियॉन जब आप बात करोगे, प्रियॉन क्या होता है? आई वुडंट कॉल इट अ वायरस, लेकिन एक तरह का बेंट प्रोटीन हम लोग कहते हैं, जिसको कई बार हार्टी प्रोटीन भी कहते हैं, बेंट प्रोटीन। प्रियॉन्स आर नथिंग बट बेंट प्रोटीन। मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख दूंगा, प्रियॉन्स आर लाइक बेंट प्रोटीन। तो ये प्रियॉन्स करते क्या है आपके साथ कि ये दूसरे प्रोटीन को भी खराब करना शुरू कर देते हैं, जिससे कई बार अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं ह्यूमंस के अंदर। ठीक है। तो इसीलिए प्रियॉन को समझ लो, अगर खत्म करना है तो वी टेंड टू डीनेचर इट। जानबूझ के प्रियॉन को हम लोग डीनेचर करते हैं। अब डीनेचर कैसे करना है? टेम्परेचर पीएच के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ कर दो, या फिर टेम्परेचर बढ़ाओ, पीएच बढ़ाओ, या फिर इस तरह की चेंजेस कर दो, तो ये जो हार्टी प्रोटीन है खुद ही डीनेचर हो जाएगा और अपनी एक्शन छोड़ देगा, जिससे कि दूसरा प्रोटीन खराब नहीं होगा। ये बस आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, जस्ट सो दैट वी गेट टू नो दिस आइडिया अबाउट डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है। I think this much information is more than enough for you for UPSC Civil Services preparation. ठीक है। तो हम लोग जब हम लोग डिसीजेस की बात करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग प्रोटीन डेफिशिएंसी की डिसीज के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं जब आगे वाले डिस्कशन हम लोग बात करेंगे, एक चैप्टर हम लोग डिसीजेस के ऊपर बात करेंगे, बीमारियों के ऊपर। तो क्योंकि बायोमॉलिक्यूल है, तो बायोमॉलिक्यूल से जुड़ी हुई बीमारी को भी मुझे जानना पड़ेगा ना, तो ये हम लोग बात करेंगे, एक क्लास हम लोग उसको डेडिकेट करेंगे, है ना, बायोमॉलिक्यूल बेस्ड डिसीजेस को। तो प्रोटीन बेस्ड डिसीजेस के बारे में बात करेंगे उस समय पे। विल प्रॉब्ली टॉक अबाउट मरास्मस, क्वेरशियोर, है ना। तो अलग अलग बीमारियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अभी फिलहाल जो हमारा चैप्टर डिस्कशन चल रहा है, इट इज कनेक्टेड टू बायोमॉलिक्यूल्स और मेटाबोलाइट्स। और अगर आपने पिछले कुछ डिस्कशंस को फॉलो किया हुआ है तो हम क्वाइट श्योर आप ये ऑलरेडी जानते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए जो जरूरी है वो ये है, एक लंबी लिस्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, वाटर, गैसेस, वाइटामिन्स माइक्रोमॉलिक्यूल्स में आते हैं। उसके अलावा यू हैव योर मिनरल ट्रेस एलिमेंट्स ऑल्सो। और अगर आई टोल्ड यू एज यू आर फॉलोइंग द सीरीज, यू ऑलरेडी नो वी हैव कंप्लीटेड डिस्कशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, और आज हमारा डिस्कशन होने वाला है लिपिड्स के बारे में। जो लोग भी हमारे साथ आज जुड़े हैं या फिर रिसेंटली जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करना है, यू कैन सिंपली सर्च ऑन यूट्यूब @Rahul Sai 222। इसके साथ मेरा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंप्लीट सीरीज है, पहले एनसीईआरटी का सीरीज है, अभी इस बुक का भी सीरीज है, आप उसको फॉलो जरूर कर सकते हो। सिंपली सर्च फॉर दिस, यू विल गेट ऑल द वीडियोस। ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कंटिन्यू डिस्कशन ऑफ लिपिड्स। हम क्वाइट श्योर कि आपने टर्म लिपिड को जरूर सुना होगा। लिपिड या फिर फैट, अब यहां पे लिपिड लिखा हुआ है, लिपिड या फिर फैट, तो इन दोनों टर्म्स को भी समझेंगे, बट इन जनरल कोलोक्वियली हम लोग फैट कहते हैं। फैट यानी कि जो अब हिंदी भाषा में कहे तेल, है ना। फैट मतलब ऑयली स्टफ होता है ना। तो लिपिड्स आर एट द केमिकल लेवल दे आर डिफाइंड एज सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर वो नहीं घुलेगा, वो पानी के अंदर नहीं घुलेगा। इनफैक्ट पानी
इज अ पोलर सॉल्वेंट, है ना। तो पोलर सॉल्वेंट्स में नहीं डिसॉल्व होगा वो, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जरूर डिसॉल्व होता है, जैसे कि अल्कोहल। अब अल्कोहल के अंदर वो घुल मिल जाएगा, इट इज सॉल्युबल इन अल्कोहल। तो लिपिड यानी कि इन वेरी सिंपल टर्म्स तेल समझ लीजिए अभी फिलहाल, तेल यानी जो विच इज कंप्राइज ऑफ फैटी एसिड्स। मैं आपको इसका केमिकल डेफिनेशन भी समझा देता हूं, बट जनरली वी टॉक अबाउट लिपिड्स एज फैट्स। ओके, नाउ लिपिड्स बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, है ना। बहुत सारे जो फिटनेस फ्रीक्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं आई डोंट कंज्यूम फैट। विदाउट कंज्यूमिंग फैट और विदाउट हैविंग लिटिल बिट ऑफ फैट एटलीस्ट वन कैन नॉट सर्वाइव। फैट जो है, लिपिड जो है, हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म में बहुत बहुत जरूरी है। As I told you, they are macromolecules, carbohydrates, proteins and fats और lipids हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो एक तो हमारे मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं, हमारे हर एक सेल में वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर बताया था, है ना। अब जो सेल का मेम्ब्रेन होता है, सबसे बाहरी जो परत होती है, लेयर होती है, उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो हर एक सेल के मेम्ब्रेन में आपको जरूर ये लिपिड मिल ही जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर हर जगह पे आपको लिपिड मिल ही जाएगा। इनफैक्ट लिपिड जो है, फैट जो है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट भी है हमारे बॉडी के लिए। अगर हम लोग तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट्स की बात करें, फैट या लिपिड, मैं इंटरचेंजेबली टर्म्स को इस्तेमाल करूंगा, ऑल दो मैं डिफरेंस आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, तीनों में फैट सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। इसीलिए फैट स्टोरेज आपकी बॉडी में काफी होता है। जब भी आपको एक्सेस एनर्जी की जरूरत होती है, जब भी आप वर्कआउट करोगे, तो धीरे धीरे हम लोग कहते हैं योर फैट इज बर्निंग। क्यों? कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं, प्रोटीन बर्न हो चुके हैं, नाउ यू आर बर्निंग योर फैट। इसीलिए जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स की डिस्कशन में बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही इजीली ब्रेक हो जाएंगे, इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे। प्रोटीन्स और फैट्स थोड़ा सा टफ होते हैं डाइजेस्ट होने में। 1 ग्राम जो फैट होता है, 1 ग्राम लिपिड जो होता है, वो आपको 9 कैलोरीज देता है। वहीं पे अगर आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात करें, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन, इट गिव्स यू अबाउट 4 कैलोरीज ओनली। तो वो दोनों 4 कैलोरी देते हैं, लेकिन ये 9 कैलोरी देता है। तो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोरेज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ये कहा जाता है कि आपका जो फैट कंजम्पशन होना चाहिए वो थोड़ा सा लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आपने तेलू चीजें देख ली और अंधाधुंध आपने खा लिया, इतना ज्यादा ठूसोगे तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा आपका वेट बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? वो हम लोग अगले डिस्कशन में समझ जाएंगे। लेकिन आपको डिसीज हो जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे वाले डिस्कशन में विल ऑल्सो टॉक अबाउट डिसीजेस, जहां पे हम लोग डायबिटीज मेलिटस के बारे में बात करेंगे। विल ऑल्सो टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज एज वेल। ठीक है, अब ये नोट करना है, यानी कि हमें लिपिड्स थोड़ा सा कंट्रोल्ड अमाउंट में कंज्यूम करना है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन आता है ये लिपिड्स है क्या? अब ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आप जानते हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब जिसके अंदर कार्बन होता है। कार्बन तो है, कार्बन के अलावा यू हैव हाइड्रोजन, यू हैव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी मैंने बताया था आपको। बेसिक हमारे जो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बने हुए हैं, दे कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो बहुत सारे लिपिड्स में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जरूर मिल जाएगा। कुछ कुछ लिपिड्स में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जरूर मिल जाएगा, कुछ कुछ लिपिड्स में आपको नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। तो लिपिड्स हम लोग इस टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर आपको ऑयल्स, फैट्स, आपने देखा होगा वैक्स, आपने सुना है वैक्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो लिपिड्स आर अ हेट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रुप विच आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में वो सॉल्युबल हो जाते हैं और हर एक सेल का भाग है, हर एक सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट वो बनी जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स प्रोडक्शन में मदद करता है। आपका पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स उसके अंदर होते हैं जरूर। तो लिपिड हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लिपिड्स हमारे बॉडी में इवन विटामिन ऑब्जॉर्प्शन के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है, सर ये जो आपने लिपिड्स की बात की, हम लोगों ने टर्म अब इंटरचेंजेबली आपने यूज किया लिपिड्स और फैट, तो मुझे एक बेसिक डिफरेंस बता दीजिएगा, लिपिड और फैट है क्या? अगर आप इस वेन डायग्राम को देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा फैट क्या है और लिपिड क्या है। अब लिपिड एक ब्रॉड टर्म है, लिपिड इज अ ब्रॉड टर्म, इट कंप्राइजेस ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू हेट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अंदर ऑयल्स आ जाएंगे, ऑयल्स फैट्स के अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आपकी नॉर्मल फैट आ जाएगा, वैक्स आ जाएगा, है? इसके अलावा आपको दूसरे जो अदर कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि कोई डेरिवेटिव लिपिड है, इट कैन कम एज प्योर लिपिड। सो लिपिड इज अ ब्रॉडर टर्म, सो लिपिड इज अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। उसके अंदर फैट हम लोग जो कहते हैं ना, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि समझ लो सिंपल से, फैट
एक प्रकार का लिपिड है बस। लेकिन फैट के अलावा भी बहुत सारे लिपिड के प्रकार आपको मिल जाएंगे, जैसे कि अभी थोड़ी देर में हम लोग उसको कैटेगराइजेशन भी कर देंगे, लेकिन जस्ट अभी आपको समझाने के लिए, फैट हो गया, ऑयल हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गए, ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, स्टेरॉल्स हो गए, आपने नाम सुना होगा स्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल है ना, कोलेस्टेरॉल है ना, स्टेरॉल्स हो गए, जो जिसका रूट टर्म आता है स्टेरॉल है ना, यानी कि जो पॉलियोल्स होते हैं आपके, पॉलियोल्स लिपिड्स में आ जाते हैं, ठीक, जैसे ग्लिसरॉल, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन, इसको समझ जाना। फैट, जैसे कि मैंने आपको बताया, फैट प्रिडोमिनेटली जो फैट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर लिपिड्स, बट फैट इट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। आगे चल के हम लोग टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम लोग जानेंगे अलग अलग टिश्यूज को। तो एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट स्टोर होता है। तो बहुत सारे एनिमल सेल्स के फैट्स, एनिमल सेल के एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है, विच इज नथिंग बट योर रिजर्व एनर्जी। फैट की वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी रेगुलेट होता है। अगर हमारे बॉडी में फैट नहीं होता तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे जो भी बहुत सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो उनके बॉडी में आपको फैट के लेयर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो गर्म रखने में मदद करता है, ठीक है। अब इसके अलावा लिपिड और फैट की जब आप बात करोगे, केमिकली है क्या सर? केमिकली जैसे आपने बताया मुझे, पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया आपने, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मुझे ये समझाया था कि दे आर नथिंग बट अ पॉलीमर, एक लंबा चेन है ग्लूकोज का, करेक्ट। ग्लूकोज का लंबा चेन है। स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन की आपने बात की थी, करेक्ट। आपने जब मुझे प्रोटीन की बात बताई, प्रोटीन क्या था? प्रोटीन एक लंबा चेन था, किस चीज का? अमीनो एसिड का, है ना। प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड यानी कि जिसके अंदर एक अमीनो ग्रुप है और आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। तो वैसे ही आपका जो लिपिड्स या फैट्स जो हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? दे आर नथिंग बट मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड एज फैटी एसिड। फैटी एसिड के साथ कई बार आपको अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे, जैसे कि ग्लिसरॉल। अब सबसे कॉमनेस्ट जब मैं फैट टर्म इस्तेमाल करता हूं, फैट, तो फैट होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा फैट जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या है? 3 फैटी एसिड के ग्रुप है, उसके साथ एक ग्लिसरॉल अटैच्ड है, तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ये फंक्शन करता है एज बैकबोन ऑफ योर फैट, और साथ ही साथ उसके 3 फैटी एसिड लिंक्ड है थ्रू एन एस्टर बॉन्ड। वैसे ही अगर आप दूसरे फैटी एसिड्स की बात करें या फिर दूसरे लिपिड्स की बात करें, जैसे कि फॉस्फोलिपिड, उसके अंदर आपको फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा विथ फैटी एसिड। इट इज अटैच्ड टू ग्लिसरॉल while fatty acid it remains hydrophobic. So your phosphate group is hydrophilic, यानी कि जो पानी को पसंद कर रहे हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लिपिड्स होते हैं उसके भी आपको 2 पार्ट्स मिल सकते हैं। 1 पार्ट कैन बी हाइड्रोफिलिक एंड अनदर पार्ट कैन बी हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है जो H2O को लाइक करता है, H2O को लाइक करता है, ये H2O को हेट करता है या फिर फोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को पसंद करने वाला, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी को नहीं पसंद करने वाला। तो अगर हम लोग सिंपल लिपिड्स या फैट्स की स्ट्रक्चर को देखें, एक फ्री फैटी एसिड क्या होगा? फ्री फैटी एसिड जहां पे आपको एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। लेकिन वहीं पे ट्राइग्लिसराइड क्या होगा? आपको 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे, उसके साथ यू हैव अ ग्लिसरॉल विच इज अ पॉलियोल। अब पॉलियोल क्या होता है? बेसिकली ट्राइग्लिसराइड में आपको ग्लिसरॉल मिलता है। ये जो ग्लिसरॉल क्या है? ये पॉलियोल है। पॉलियोल एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करोगे, ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, तो ग्लिसरॉल इज अ पॉलियोल जहां पे मल्टीपल आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेंगे, OH ग्रुप्स मिलेंगे। तो ग्लिसरॉल का बेसिक फॉर्मूला क्या है? C3H5OH, है ना, C3H5OH3 एक्चुअली, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तीन OH ग्रुप आते हैं इसके साथ। तो जहां पे भी मल्टीपल OH ग्रुप होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पॉलियोल्स। तो आपने दूसरे पॉलियोल्स का भी नाम सुना होगा जरूर, जैसे कि ग्लिसरॉल हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, जाइलिटॉल हो गया। कई बार आपने टूथपेस्ट वगैरह के ब्रांड में नाम सुना होगा, है ना, इस तरह के पॉलियोल्स के नाम, ठीक है। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ही है, ऑल्दो स्ट्रक्चर जानने का जरूरत नहीं है उतना ज्यादा, बट आई एम सिंपली लेटिंग यू नो दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट दिस, ठीक है। इसके अलावा फैट के फंक्शन बहुत जरूरी है। अगर कोई कहता है ना मैं फैट नहीं खाऊंगा, मैं नहीं फैट खाऊंगा, भैया फैट नहीं खाओगे तो बॉडी काम नहीं करेगी। लिपिड्स, फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है। किस लिए नेसेसरी है? सबसे पहले विटामिन अब्जॉर्प्शन के लिए। सर कौन सा विटामिन है? अगले डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे। 4 स्पेसिफिक विटामिन है जो फैट के अंदर ही सॉल्युबल है, वो है विटामिन A, D, E, K।
विटामिन ए डी ई के केवल फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, फैट के अंदर जब डिजॉल्व हो जाएंगे तभी हम लोग उसको इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो विटामिन अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फैटी एसिड का। फैटी एसिड क्या करेगा, बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर करेगा। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू इंसुलेट, जैसे मैंने आपको बताया ना, फैट है वो मुझे इंसुलेट करता है, गर्मी बचाता है, मेरे बॉडी में थर्मल रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करता है। इसके अलावा फैट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इट कैन प्रोड्यूस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो मैं बताऊंगा कैसे होगा। कई बार हमारी बॉडी में जब एक्सेस फैट हो जाता है तो एक्सेस ग्लाइकोजन भी हो जाएगा, लिवर उसको हैंडल नहीं कर पाते, कई सारी बीमारियां आ जाती हैं। ये कैसे होता है हम लोग अगले क्लासेस में जानेंगे जरूर। इसके अलावा किसी भी सेल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जैसे मैंने बताया बहुत सारे जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, मैनी ऑफ द मेम्ब्रेन्स दे आर मेड अप ऑफ लिपिड्स। इसके अलावा दे हेल्प इन प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स, स्पेशली जो स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स होते हैं, जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं ना, उसके लिए फैट बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा सेल ग्रोथ में मदद करते हैं, कोर टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करते हैं, ब्लड प्रेशर को मदद करने में मदद करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल को हटाने में यानी कि कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी में कम करने में मदद करते हैं, रेगुलेट करने में जरूर मदद करते हैं। सो फैट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं अलग अलग तरह के फैट्स की, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी डिस्कशन है। इसके ऊपर कई बार एमसीक्यूज आ चुके हैं, मेंस बेस्ड सवाल भी किस तरह के आ सकते हैं मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन लिपिड्स के बारे में जानते हैं। अब लिपिड्स की कैटेगराइजेशन मुझे बहुत जरूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जैसे मैंने आपको बताया लिपिड, एज आई टोल्ड यू, लिपिड इज अ ब्रॉडर टर्म। लिपिड के अंदर आपको बहुत सारे फैट की कैटेगरीज आते हैं। अब फैट होता है ये, दिस इज बेसिकली फैट। जैसे मैंने आपको बताया ना, सिंपल लिपिड्स आर फैट्स इन जनरल, ठीक है। इसके अलावा भी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे कि इवन जो वैक्स वगैरह आता है वो भी सिंपल में आता है। जो बी वैक्स होता है, आपने वैक्स देखा होगा ना, जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है वो वैक्स से बना होता है, वो भी एक तरह का लिपिड है, जिसको मतलब लाक है ना, लाक जो कहते हैं, तो वो भी एक तरह का सिंपल फैट ही है या फिर सिंपल लिपिड ही है। तो सिंपल में आपको मिलते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसको देखा। कंपाउंड में आते हैं, यानी कि कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आते हैं जो मिले होते हैं, यानी कि जो किसी और कंपाउंड के साथ मिले हुए हैं। फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, आपको ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक लिपिड्स हैं जो मेरे दिमाग के लिए जरूरी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेरा बॉडी सारे के सारे लिपिड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो मुझे बाहर से लिपिड लेना भी पड़ता है, मुझे बाहर से फैट खाना भी पड़ता है। इसीलिए आपको बड़े बुजुर्गों ने कहा होगा कि अरे बादाम खाओ, अखरोट खाओ। क्यों? क्योंकि बादाम, अखरोट और जो हमारे स्पेशली जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं ना, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड मिलता है, जो ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। वहां पे ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है वहां पे गैंग्लियो लिपिड चाहिए, तो जितना ज्यादा आप कंज्यूम करें उतना ज्यादा ब्रेन का एक्टिविटी या फिर ब्रेन का हेल्थ अच्छा रहता है, कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ डिराइव्ड आपको लिपिड्स मिलेंगे। डिराइव्ड लिपिड में जैसे कि स्टेरॉइडल लिपिड्स हो गए, स्टेरॉल्स हो गए। जैसे डिराइव्ड में आपको स्टेरॉल में कोलेस्टेरॉल कौन प्रोड्यूस करता है? कोलेस्टेरॉल लिवर प्रोड्यूस करता है ना, लिवर हैंडल्स दिस। इसके अलावा कैरोटिनॉइड जो आपको कलर देता है ना, कैरोटिनॉइड्स जो है बहुत सारे प्लांट्स में आपको मिल जाएंगे कैरोटिनॉइड्स, जैसे कि ज़ैंथोफिल एटसेट्रा, ये भी आपको लिपिड की कैटेगरी में माने जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन प्रेडोमिनेंटली होगा, मैं कहूँगा सिंपल फैट्स के ऊपर, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बट जस्ट टू नो द क्लासिफिकेशन, ये आपको जानना ज़रूरी था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपको बताया, लिपिड फैट्स होते क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स मतलब 3 फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड्स हैं, उसके साथ एक ग्लिसरॉल कंपाउंड है, ठीक है। और आपको ये हर जगह मिलेगा, जैसे एडिपोज टिश्यू में आपको मिलता है। जो ग्लिसरॉल है आपका, ग्लिसरॉल आपने देखा ना, ग्लिसरॉल का ही एक डेरिवेटिव है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का भी यूज किया है, हम क्वाइट श्योर ग्लिसरीन आपने यूज किया होगा अपने लाइफ में कभी ना कभी। उसके अंदर ग्लिसरॉल ही होता है, आपने देखा होगा, कलरलेस होगा, ओडरलेस होगा। कभी ग्लिसरीन टेस्ट किया है, विस्कस होगा। और कभी आपने अगर ग्लिसरीन को टेस्ट किया होगा तो थोड़ा सा स्वीटिश टेस्ट लगता है, और कोई पॉइजनस नहीं होता है, ठीक है। इनफैक्ट जो ग्लिसरॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, कहते हैं ना कि अगर ग्लिसरॉल आंख में डाल दो तो बहुत ज़्यादा आंखों से पानी निकल आता है। सो यू मस्ट हैव सीन दिस। सो दीज आर योर सिंपल फैट्स। अब इसके अलावा जो हमारे फैटी एसिड हैं, सर कितने तरह के फैटी एसिड होते हैं? देखिए, प्रिडोमिनेंटली 2 ब्रॉड कैटेगरीज में हम लोग फैटी एसिड्स को डिवाइड करते हैं, और इसी की बेसिस पे हमारा जो गुड फैट और बैड फैट को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं।
सैचुरेटेड फैटी एसिड, नाम से सैचुरेटेड। अब मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं, सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि बैड फैटी एसिड, याद रख लेना। सैचुरेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, राइट। यू डू अंडरस्टैंड, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, 4 बॉन्ड चाहिए, तो अगर चार बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं हुए तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है। लेकिन सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई डबल बॉन्ड नहीं मिलता, देयर इज ऑलवेज अ सिंगल बॉन्ड। अब क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ही क्लोजली हेल्ड होते हैं, बहुत ही क्लोजली हेल्ड है, और इनका इंटरेक्शन भी बहुत स्ट्रांग होता है, तो उनको ब्रेक करना काफी स्ट्रांग होता है। इसीलिए जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर के ऊपर ये सॉलिड हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर सैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, मतलब जैसे कि मैं कह सकता हूँ सर बटर, हाँ बटर है, ठीक है, बटर हो गया आपका, चीज हो गया, है ना, या फिर जो एनिमल से जो फैट आते हैं प्रेडोमिनेटली वो आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड मिलते हैं। लेकिन एक और प्रकार भी है अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? सबसे पहले कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं मोनो अनसैचुरेटेड, मतलब एक डबल बॉन्ड है कहीं पे इस पूरे फैटी एसिड के चेन में, या फिर 3 फैटी एसिड की लिंक जो मैं कहूंगा ट्राइग्लिसराइड्स में, कहीं एक डबल बॉन्ड है। लेकिन पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब है आपको मल्टीपल डबल बॉन्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है, मल्टीपल डबल बॉन्ड्स मिल जाएंगे। अब कॉमन लैंग्वेज से ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, इससे ज्यादा टेक्निकल हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कहूंगा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए मुझे बताना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड जो है दे आर बेसिकली द फैट जो हम लोग जनरली बात करते हैं। क्यों? फैट और हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट नाता है। अगर बहुत ज़्यादा फैट खाते जाओगे तो भैया हेल्थ खराब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा, ओबेसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एडिपोस टिश्यू की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ती हुई जाएगी, और जैसे जैसे फैट एडिपोस टिश्यू में फुल हो जाएगा उसके बाद कहाँ जाएगा? वो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर धीरे धीरे स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और अगर धीरे धीरे स्टोर होना शुरू हो गया तो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, यानी कि ब्लड वेसल यानी कि पाइपलाइन के अंदर फैट अटक गया है, ब्लड मूव नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी ना। दैट इज वाई फैट, वी आर वेरी मच कंसर्न विद फैट। जैसे मैंने आपको बताया सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? सैचुरेटेड फैट वो है जहां पे कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, और ये आपको प्रेडोमिनेटली एनिमल फैट के अंदर मिलता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट यानी कि जिसके अंदर एक कार्बन डबल बॉन्ड है, वैसे ही पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो है वहां पे आपको मल्टीपल डबल बॉन्ड मिल सकते हैं। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैट ये सबसे बेस्ट होता है, एक्चुअली दिस इज द बेस्ट टू कंज्यूम, ये आपको खाने के लिए सबसे अच्छा है, ठीक है, बेस्ट टू कंज्यूम। तो सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट दो कैटेगरीज में, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। अब इन दोनों में से कोई भी कंज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट है पूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है सर क्यों अच्छा है? क्योंकि जब फैट प्रोसेस हो जाएगा, जब फैट प्रोसेस होगा हमारी बॉडी में, जैसे मैंने बताया डिराइव्ड जो लिपिड्स आते हैं, जैसे कि कोलेस्टेरॉल, इट इज अ डिराइव्ड लिपिड। अब डिराइव इसको प्रोसेस कौन करता है? लिवर करता है। जब वो उसको प्रोसेस करेगा तो दो तरह के आपको डिराइव्ड फैट्स प्रोड्यूस करेगा, या फिर कोलेस्ट्रॉल जो है वो जो प्रोड्यूस होगा, उस कोलेस्ट्रॉल को हटाना है। उस कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए एक तरह का डिराइव्ड प्रोटीन होगा, जैसे लिपोप्रोटीन। अगर आप देखो लिपोप्रोटीन, दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिराइव्ड प्रोटीन। सो दिस लिपोप्रोटीन विल हेल्प इन एलिमिनेटिंग कोलेस्ट्रॉल। तो जो लो डेंसिटी का लिपोप्रोटीन होता है वो कोलेस्ट्रॉल को हटा नहीं पाता है, तो इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। अगर वो ज्यादा बढ़ गई तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हटेगा नहीं, साथ ही साथ लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इटसेल्फ इट स्टार्ट्स गेटिंग स्टक इन योर ब्लड वेसल्स। इसीलिए हमें कंज्यूम करने की जरूरत है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो आपको मिलेगा पॉली अनसैचुरेटेड फैट से। तो इसीलिए सैचुरेटेड फैट जो आते हैं ना, आपका मीट, बटर, डेयरी प्रोडक्ट जो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है, इनको नहीं कंज्यूम करना, ये दे आर कंसिडर्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। वेराज वेजिटेबल ऑयल जो आपका होता है लिक्विड टेम्परेचर पे होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड जो होता है, ये अच्छा है, विच इज कंसिडर्ड एज काइंड ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल। व्हाई? बिकॉज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, this high density lipoprotein, it can take out both LDL
एंड कोलेस्ट्रॉल, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को कैरी कर ले, लेकिन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करेगा, ये आपके ब्लड वेसल्स में स्टोर होता जाएगा। जस्ट टू गिव यू अ रिप्रेजेंटेटिव आइडिया, एक आपको समझाने के लिए, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होगा, बट अज्यूम कर लीजिएगा कि जो आप फैट खाते हो अगर वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, फिर बैड फैट है, जैसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, समझ लो उसका स्ट्रक्चर है गोल, तो ये जाकर आपके ब्लड वेसल में जमा हो जाएगा। ये जमा हो गया, क्यों? क्योंकि ये ना कोलेस्ट्रॉल हटा सकता है, ये ना खुद को हटा सकेगा, क्योंकि ये तो भैया कहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन जब आप अच्छा फैट खाते हो, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन खाते हो, समझ लो उसका शेप इट इज मोर लाइक अ कटोरी, है ना। क्यों? क्योंकि जब ये पास होगा, जब ये मूव होगा, तो ये इसको भी लेकर जाएगा। यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल कैन टेक, या फिर गुड लिपोप्रोटीन कैन टेक बैड लिपोप्रोटीन ऑल्सो, कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो फ्रॉम योर बॉडी, एक्सपेल आउट करने में मदद करता है। इसीलिए अच्छा फैट खाना चाहिए। अब इन सब चीजों में एक बहुत जरूरी चीज आती है हमारे लिए, ट्रांस फैट को समझना। सर अभी तक आपने मुझे समझाया, मुझे क्या समझाया? एक आपने समझाया सैचुरेटेड फैट, ठीक है। दूसरा आपने समझाया अनसैचुरेटेड फैट। अब अनसैचुरेटेड फैट में आपने मुझे समझाया मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, आपने समझाया, ठीक है। दूसरा आपने समझाया पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये भी आपने समझा दिया, ठीक। लेकिन ये ट्रांस फैट क्या होता है? देखो, अब ये जो ट्रांस फैट है, सबसे पहली चीज एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से ऑलवेज रिमेंबर, इस ट्रांस फैट के अंदर सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इट विल बी देयर, नोट करना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नॉलेज क्या हुई मेरी? ट्रांस फैट इज अ काइंड ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, ये तो समझ में आ रहा है ना, अनसैचुरेटेड फैट है। लेकिन ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, दिस इज एट अ सिस कॉन्फिगरेशन, सॉरी इट इज एट अ ट्रांस कॉन्फिगरेशन। जो नॉर्मल डबल बॉन्ड होता है, जैसे जो नॉर्मल डबल बॉन्ड है, द नॉर्मल डबल बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं सिस कॉन्फिगरेशन। लेकिन जब आपका डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से आ जाए, इट इज कॉल्ड एज ट्रांस कॉन्फिगरेटेड कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये एक तो आपको समझ आ रहा है, ट्रांस फैट नेचुरली भी मिल सकता है, ये नोट करना है, बहुत जरूरी पॉइंट बता रहा हूं। ट्रांस फैट कैन बी नेचुरली फाउंड, हमारी बॉडी में नेचुरली भी हो सकता है, बाहर के फूड में भी नेचुरली हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा ट्रांस फैट जो आता है वो प्रोसेस्ड फूड से आता है। जब आप तेल को प्रोसेस करने लगते हो ना, तो ट्रांस फैट बनने लगता है। क्या होता है? जो नॉर्मल डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और ट्रांस कॉन्फिगरेशन में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जब इंडस्ट्री में इसको प्रोसेस करते हैं, तो एक प्रोसेस रन होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब ये हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल चीज है, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर सिस कॉन्फिगरेशन में जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया है और एक हाइड्रोजन यहां पे इंट्रोड्यूस हो गया, और अगर कहीं पे देयर वाज अनदर डबल बॉन्ड दैट हैज गॉन इनटू अ ट्रांस कॉन्फिगरेशन, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो ट्रांस फैट के अंदर डबल बॉन्ड तो रहेगा, मतलब वो अनसैचुरेटेड फैट ही है। अब अनसैचुरेटेड फैट क्या था? वेजिटेबल ऑयल था। तो इसका मतलब क्या है? अगर मुझे प्रोसेस करना है तो मैं एक वेजिटेबल ऑयल को प्रोसेस करूंगा ताकि वो ट्रांस फैट बने। अब सवाल उठता है, सर लोग ये क्यों करेंगे? जैसे वाई डज समबडी वांट टू डू इट? इनफैक्ट अगर हम लोग 20वीं सदी की शुरुआत की बात करें, ये आइडिया ना इतना धांसू बना था। क्यों धांसू बना था? क्योंकि देखो यार, तेल लिक्विड है, अब उस लिक्विड तेल को प्रोसेस करना है, मुझे ट्रांसपोर्ट करना है, समझ लो मुझे प्रोसेस करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। अब लिक्विड तेल के लिए बड़े बड़े कंटेनर की जरूरत पड़ती है, पैकेजिंग बहुत मुश्किल है, तो मैं क्या करूंगा? इसको प्रोसेस करूंगा। जब मैं इसको प्रोसेस करूंगा तो क्या होगा? इसको जब प्रोसेस करेंगे तो एक तो भैया ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड बन जाएगा, मतलब आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं। दूसरा फायदा देखो क्या है, जो मैं खाना बनाऊंगा, है ना, जो मैं खाना बनाऊंगा, तो समझ लो मुझे कुछ तलना है, मुझे कुछ फ्राई करना है, तो मैंने फ्राई कर दिया। तो फ्राई करके जब मैंने निकाला, तो जब वो खाना रूम टेम्परेचर पे आया तो क्या होगा? तेल तो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा, तो उस खाने के ऊपर तेल की परत बन जाएगी। अब वो तेल की जब परत बनेगी, वो खाने को और एनवायरनमेंट को कनेक्ट होने नहीं देगा। इसका मतलब क्या? जो खाना है वो ज्यादा दिनों के लिए अच्छा रहेगा शायद। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम लोग हाइड्रोजनेटेड ऑयल इस्तेमाल करें या फिर ट्रांस फैट इस्तेमाल करें, प्रोसेस्ड फूड की लाइफ बढ़ जाती है उससे।
लाइफ बढ़ जाती है। और कई बार जब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये माना जाता है ट्रांस फैट या फिर प्रोसेस्ड ऑयल जो होता है उसका टेस्ट भी बड़ा सही होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ा टेस्टी होता है। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल आपने देखा हो वनस्पति, है ना, डालडा जो कहते हैं डालडा। तो नॉट एवरीथिंग विच इज ट्रांस फैट विच इज टेस्टी इट मे नॉट बी हेल्दी। अब ये क्यों हेल्दी नहीं? ऑफकोर्स फायदा बहुत है। क्या फायदा है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मैं नॉर्मल कॉस्ट रिड्यूस कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो वेजिटेबल ऑयल है, अब कितना चल रहा है, तेल का रेट क्या चल रहा है, 100-150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, है ना। तो अगर मैं किसी भी चीप वेजिटेबल ऑयल को लूँ, उसको प्रोसेस करूँ और उसकी स्टोरेज कॉस्ट में कम कर रहा हूँ, शेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, तो रेट में कम कर सकता हूँ, थोड़ा सा कम कर देंगे रेट, प्राइस कम कर दोगे, आपके सारे दूसरे कॉस्ट भी बच जाएंगे, इट्स पॉसिबल। तो कम रेट में आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान है। अब जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहली चीज नोट करनी है, फूड इंडस्ट्री एटलीस्ट बोलती है, फूड इंडस्ट्री कहती है कि हम ट्रांस फैट इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जब भी मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं ना, बिस्किट आप देखोगे ना प्रोसेस्ड है, उसके अंदर वो लोग 0 ट्रांस फैट लिखते हैं। बट मैं चाहता हूं कि आप ऑब्जर्व करिए कि कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं। जस्ट सी विच ऑयल डू दे यूज, नेक्स्ट टाइम डू दिस एक्सरसाइज, ठीक है। मैं क्यों चाहता हूं कि आप ये जाने, क्योंकि बहुत ही कॉमन सेंस से जुड़ी हुई चीज़ है, कॉमन अवेयरनेस आपको होना चाहिए। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदो, एंश्योर करो उसके अंदर ट्रांस फैट नहीं है। अब ट्रांस फैट किस में हो सकता है? प्रेडोमिनेंटली प्रोसेस्ड फूड में होता है। अब इंडस्ट्री कहती है कि हम इसको बनाते नहीं, मैं इसको नहीं बनाता, लेकिन कई बार ऑटोमेटिकली हाइड्रोजनेशन हो जाता है, ट्रांस फैट प्रोड्यूस हो जाता है, बैड केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसको हम लोग जो पोलार केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं या लो पोलर केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तेल को अगर आप बार बार इस्तेमाल करते जाओगे ना, तो उसके अंदर टॉक्सिक कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इन सब की वजह से हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो इसीलिए ज़्यादा जो प्रोसेस चीज़ें होती है, जैसे कि आपके फ्रेंच फ्राइज हो गए या फिर आपका बर्गर हो गया, जहाँ पे डीप फ्राइंग चलती है बहुत ज़्यादा, तो प्रोसेस्ड फूड जो होता है, या फिर आपका जो मार्गारीन मिलता है, मार्गारीन, है ना, आपने देखा होगा, जैसे प्रोसेस्ड बटर हो गया, मार्गारीन, है ना, चीज़ हो गया, इस तरह की चीज़ों में आपको ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है। जैसे कि केक्ड कमर्शियली बेक्ड जो केक्स होते हैं ना, उनमें ट्रांस फैट हो सकता है। तो नोट करना है इस चीज़ को। क्यों? अरे क्योंकि ट्रांस फैट कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम कर सकता है आपको, बहुत ही सिंपल। अब इसलिए क्वेश्चन उठता है कि सर क्या करें? जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांस फैट इट इज फाउंड इन प्रोसेस्ड फूड, यस, एक। अब नोट करना है, दे मे ऑल्सो बी फाउंड इन अदर नेचुरल प्रोडक्ट ऑल्सो। अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिबेट भी छिड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं जो नेचुरल ट्रांस फैट है वो ठीक है, मेरा बॉडी हटा सकता है, लेकिन प्रोसेस्ड ट्रांस फैट इज रियली बैड। बट नॉनदलेस मैं कहूंगा ट्रांस फैट को अवॉइड ही करूं। तो इसीलिए अगली बार जब भी कुछ फूड को देखो, उसको पढ़ना, अच्छे से देखना, लेबल को पढ़ो, उसके अंदर क्या क्या है, ये सारी चीजें पढ़ लेना। तो ठीक है, कभी कभार कुछ मन किया, चलो 2 समोसे खा लिया, है ना, समोसे खाने, कुछ अगर आपको फ्रेंच फ्राइज खाने, बर्गर खाना है, कभी कभार ट्रीट कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रांस फैट को थोड़ा सा जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें। पहले तो तेल को मॉडरेटली खाए, ट्रांस फैट को पूरा का पूरा कम करें। क्यों? बहुत सिंपल है ना। देखो, अगर ट्रांस फैट को हम लोग कम करेंगे, लोगों में बीमारियां कम होंगी। अगर बीमारियां कम होंगी तो देश को बहुत सारे फायदे मिलेंगे, है ना। और यही कहता है WHO भी। WHO कहता है अगर आप एक सिंपल काम करो कि अगर आप अपने खाने में ट्रांस फैट को हटाओ और अच्छे तेलों को इस्तेमाल करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट को रूल्स लाना है। क्या रूल लाना है? कोई भी ट्रांस फैट का इस्तेमाल नहीं करेगा, ट्रांस फैट के बारे में अवेयरनेस लाओ, ट्रांस फैट के बारे में अच्छी रेगुलेशन लेकर आओ। तो इससे होगा क्या कि प्लेन सिंपल, अगर लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बीमार नहीं होंगे, तो देश का बहुत सारे रिसोर्सेज बच सकता है। WHO भी यही कहता है, कुछ नहीं है, दिस इज अ वेरी वेरी लो कॉस्ट इंटरवेंशन। आपको इसके अंदर कुछ नहीं लग रहा है कि सरकार बस इसके अंदर एंटर हो जाए और बोलते हैं इसको इंप्लीमेंट करना इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। क्या करना है? सरकार को इसके अंदर ज्यादा कुछ एक्सपेंडिचर करने की भी जरूरत नहीं, बस लोगों को जागरूक करना है और रूल्स एंड रेगुलेशन लाने की कोई ट्रांस फैट ना इस्तेमाल करे, या फिर कुछ रेगुलेटेड चीजें आनी चाहिए। तो WHO यही कहता है कि इसको एलिमिनेट करें, और सरकार यही कर रही है। अलग अलग देशों का एक एक्सपीरियंस भी रहा है।
अलग अलग देशों में ट्रांस फैट कंप्लीटली बैन कर दिए गए हैं, रेगुलेट किए गए हैं। वहाँ पे मल्टीपल स्टडीज, WHO स्पॉन्सर्ड स्टडीज हो, दूसरी स्टडीज हो, ये उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जहाँ पे ट्रांस फैट रेगुलेटेड है, जहाँ पे ट्रांस फैट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहाँ पे लोगों में हार्ट की बीमारियाँ कम हैं। दूसरी जो जो लिपिड से जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं वो कम हैं। प्रिडोमिनेटली कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस आर लेस। इसलिए WHO ने 2018 में ही ना एक पर्टिकुलर गाइडलाइन लाई थी जिसको रिप्लेस नाम दिया था उन्होंने। रिप्लेस, अब नाम से ही पता चला, रिप्लेस, REPLACE। तो इस रिप्लेस में 6 फोल्ड स्ट्रैटेजी जरूर बताई थी उन्होंने बोला सबसे पहले डाइटरी सोर्सेस को रिव्यू करो, ट्रांस फैट को हटाओ, आपकी इंडस्ट्री को भी नज करो ट्रांस फैट इस्तेमाल ना करें। प्रमोट करें, क्या प्रमोट करना है, ट्रांस फैट को हटाओ और हेल्दी फैट ऑयल को लेकर आओ। अपने देश में लॉ लाए, क्या लॉ लाए, ट्रांस फैट को रेगुलेट करने के लिए, हटाने के लिए। एसेस एंड मॉनिटर ट्रांस फैट कंटेंट कंटिन्यूसली, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करे और रूल्स एंड रेगुलेशंस को एनफोर्स करे। तो ये 6 फोल्ड पॉलिसी अंडर रिप्लेस नेम WHO ने बताई 2018 में। हमारे देश में भी देखा कि यार इसको तो भी, ये तो काफी लॉजिकल चीज है, तो हम लोगों ने भी ट्रांस फैट को हटाने के लिए, कम करने के लिए हमारे देश में बहुत सारी चीजें लाई हुई हैं। तो एक सिंपल मेंस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपको, द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांस फैट is quite predominant, I would say, especially, or the problem of bad oil consumption, processed food consumption is quite prevalent, especially among the millennial generation। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें, इस तरह की लाइंस में सवाल आ सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो हमारे देश ने क्या किया, 2018 में ही हम लोगों ने ईट राइट मूवमेंट रन किया था। ईट राइट में ट्रांस फैट नहीं खाना है। हमारे देश में स्वच्छ भारत यात्रा ऑर्गेनाइज की थी, एक साइकिल यात्रा थी जहां पे लोगों को जागृत किया गया कि ट्रांस फैट ना खाएं, अच्छे तेल का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करें, रिपीटेडली वही वेजिटेबल ऑयल ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन रन हुआ, सोशल मीडिया पे सरकार की तरफ से 30 सेकंड के क्लिप बने, अलग अलग भाषाओं में, 17 भाषाओं में क्लिप बने, जहां पे लोगों को बताया गया कि अपने दिल को स्वस्थ रखो। अब दिल को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा फैट कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। अब फैट कंज्यूम किए बिना तो रह नहीं सकते, ये तो आपने ये तो जान ही लिया है कि फैट का तो बहुत जरूरी है मेरे बॉडी को, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू कंज्यूम बेटर काइंड ऑफ फैट, बेटर काइंड ऑफ लिपिड्स विच माई बॉडी नीड्स, विच वी कैन एक्सपेल आउट प्रीटी इजिली। तो उसके लिए हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन चलाया गया। फसाई की तरफ से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी जो है, उन्होंने क्लियरली गाइडलाइंस बनाई है कि जनवरी 2022 से किसी भी खाने में 2% से ज्यादा ट्रांस फैट हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा अधिक ट्रांस फैट होगा ही नहीं। इसीलिए आप अगली बार जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे ना, उस पर जरूर देखना, वो लोग लिखेंगे ट्रांस फैट फ्री, ट्रांस फैट फ्री। इतना क्या हल्ला गुल्ला है ट्रांस फैट के बारे में, क्योंकि बहुत ही बुरी चीज है। इनफैक्ट हमारा एक टारगेट भी था 75 ईयर्स पे ना, आजादी का अमृत महोत्सव के अंदर 75 साल की इंडिपेंडेंस पे, 75th इंडिपेंडेंस डे पे हम लोगों ने कहा था कि वी विल बी ट्रांस फैट फ्री, इसलिए रेगुलेट किया गया था। इंडिया एट 75 विल बी कंप्लीटली ट्रांस फैट फ्री। तो आज जब आप बाहर जाओगे मार्केट में, जरूर ऑब्जर्व करना, ट्रांस फैट वाली चीजें आपको बहुत कम मिलेंगी नहीं। इनफैक्ट हमारे देश की तरफ से गाइडलाइंस भी आई है, सरकार की तरफ से रूको गाइडलाइंस है। रूको मतलब रीपर्पज यूज कुकिंग ऑयल गाइडलाइंस भी आई है कि कोई तेल को रिपर्पज नहीं करेगा मल्टीपल टाइम्स। स्पेशली जो स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह होते हैं, वो तेल का बहुत बार वही रीयूज करते रहते हैं। अब रीयूज जब करोगे तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता रहेगा, ट्रांस फैट प्रोड्यूस हो जाएगा, दूसरे बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसलिए उसके ऊपर भी गाइडलाइंस बनी है सरकार की कि हम आएंगे आपके पास से कलेक्ट करके लेकर जाएंगे, और बाद में उसको करेंगे क्या, उसको हम लोग बाद में फ्यूल बनाएंगे, विल बी मेकिंग फ्यूल आउट ऑफ इट करके। इस तरह की गाइडलाइंस भी आए हैं, रुको गाइडलाइंस जिसको कहते हैं। तो हमारा देश भी बहुत कुछ कर रहा है। अगर हम लोग देखें इस दिशा में चलने के लिए, वी आर ऑलरेडी कंप्लायंट विद WHO, लेकिन फिर भी इंडिया में और भी स्ट्रिंजेंट रूल्स रेगुलेशन आने की जरूरत है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रीट फूड। अभी भी भारत में जो कहते हैं ना, स्ट्रीट्स के ऊपर जो फूड बनता है, स्ट्रीट फूड जो है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल को रीयूज़ किया जाता है। वहाँ पे
कुछ कुछ जगहों पे यू डू अंडरस्टैंड दे यूज ट्रांस फैट, स्पेशली बहुत ज़्यादा मात्रा में वनस्पति का इस्तेमाल होता है, तेल रिपीटेडली उसी तेल का इस्तेमाल होता है, पाम ऑयल बीइंग रिपीटेडली यूज्ड, है ना, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट मेजर्स लाने की ज़रूरत है। WHO ने बताया था 2 ग्राम्स 100 ग्राम में 2 ग्राम होना चाहिए, यानी कि अगर कोई भी 100 ग्राम की चीज़ें और टोटल फैट आउट ऑफ 100 ग्राम 2 ही ग्राम ट्रांस फैट हो सकता है, ये हम लोगों ने लाया हुआ है। मैंडेटरी नेशनल बैन होना चाहिए, यानी कि जो आपके पार्शियल हाइड्रोजनेटेड ऑयल होते हैं उसके लिए कंप्लीटली बैन लगा दें, यानी कि हाइड्रोजनेशन पूरा का पूरा बैन होना चाहिए फूड आइटम्स में यूज ही नहीं करना है। अब ये जो पार्शियल हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है ना, इसको रिप्लेस किससे करना है? WHO कहता है पूफा से करो। पूफा क्या है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर पूफा नहीं हो रहा है तो मूफा से करो, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जनरली पूफा जो है ना बड़ा कॉस्टली होता है ना। अब कोई बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछे सर सबसे अच्छा तेल कौन सा होता है? मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड खाओ। तो कौन सा होता है सर? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सैफ्लावर, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन है, फैटी फिशेस है, वॉलनट है, वॉलनट के अंदर मिलता है। अगर पूफा नहीं मिल रहा तो मूफा ले लो। मूफा के अंदर ऑलिव ऑयल, कैनोला, पीनट, है ना, पीनट ऑयल्स, ये सारे जो अपना जो ग्राउंडनट का ऑयल होता है दैट इज मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब किसी भी देश में पूफा या मूफा इन दोनों में से किसको प्रमोट करें वो डिपेंड करता है देश की अर्थव्यवस्था पे, देश की लैंड यूज पैटर्न के ऊपर, उसके एग्रीकल्चर के ऊपर, उसकी पॉलिसीज क्या है, क्योंकि आपके देश में अवेलेबिलिटी क्या है, कॉस्ट कितना होगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे अपने ऑयल कंजम्पशन को बदलें। अब इंडिया में अगर आप देखें, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से आपको ये आइडिया होनी चाहिए कि हमारे देश में जितना हम लोग तेल कंज्यूम करते हैं ना उतना हम लोग बनाते नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? मेरे देश में जितना उगता है वो मेरे देशवासियों के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए मुझे बाहर से मंगवाना पड़ता है, यानी कि आयात करवाना पड़ता है, इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कौन सा ऑयल इंपोर्ट करते हैं? वी इंपोर्ट पाम ऑयल, राइट। पाम ऑयल कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? सनफ्लावर ऑयल हम लोग जैसे यूक्रेन से इंपोर्ट किया करते हैं, यूक्रेन से हो गया, यूक्रेन, रशिया, सम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। और पाम ऑयल प्रेडोमिनेटली साउथ ईस्ट एशिया से, यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया से आता है। नोट करना है। तो अभी भी हम लोग, मैं कहूँगा, वी हैव नॉट कंप्लीटली बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं, आइसोपॉम स्कीम चल रहा है ना, देयर इज अ मिशन एक्चुअली, इंटीग्रेटेड मिशन फॉर ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। उसके अंडर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल सीड्स को प्रोड्यूस करें और सक्षम बने, सेल्फ सफिशिएंट बने। सो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ही कॉमन अवेयरनेस वाली चीज़ है। नोट दिस डाउन एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, आई ऑलवेज टेल यू कैन रीच आउट टू मी @RahulSai222 और ओके, आई हैव मेंशन माय नंबर ऑल्सो। कभी कभार इस तरह की स्लाइड आपको मिल जाती है जहाँ पे नंबर भी होता है। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी दिस नंबर जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एटसेट्रा, डो नॉट कॉल, यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, ठीक है, राइट। तो आई थिंक दिस वेंट ऑन फॉर अ लिटिल बिट मोर टाइम, है ना, जो हम लोगों ने डेजिग्नेट किया था, बट फिर भी बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन थी। आई होप यू हैव गेन्ड इनफ नॉलेज। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।